अस्सलाम वालेकुम। शुएब और महक की तरफ से आपको नया दिन मुबारक। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं आया था सिर्फ वीकेंड के बाद, कल कोई आया है लॉन्ग वीकेंड के बाद, एक और छुट्टी मनाकर। लॉन्ग वीकेंड कैसे, मतलब सैटरडे संडे मंडे लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो गया, इंतहाई लॉन्ग हो गया। अगर हम इसे इंतहाई लॉन्ग करना चाहे तो उसमें ट्यूसडे भी शामिल होगा। नहीं कोई शामिल नहीं है ट्यूसडे, बस चलें जी, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी मॉर्निंग का आगाज कर लिया होगा। एक नए दिन, नए सुबह, नई उम्मीद। और जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं ये कहते हैं कि एक नया दिन एक नया चांस होता है बहुत सारे लोगों के लिए, एक नई उम्मीद लेकर आता है, एक नया पैगाम लेकर। लेकिन पिछले दिन की बातें भुला नहीं सकते हम, ये बड़ा मसला है। ना ये बड़ा मसला, लेकिन भुला देनी चाहिए, इसमें बेहतरी कैसे भुलाएं? अगर महंगाई है, अगर कोई और परेशानी है, कोई ऐसी खबर से कैसे भुलाएं मिस महक? ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब मैं कह रही हूँ कोई नेगेटिविटी आप भुला देना, उसको पॉजिटिव। चले फिर आप आज पहली खबर है तो नेगेटिव आप मुझे पॉजिटिव करके दिखाएं। देखिए, कराची से खबर है जहाँ पर ऐसा हुआ है कि गंगा उल्टी बहने लगी है। खुला तेल ब्रांडेड तेल से ज्यादा महंगा है। अब इसमें सोचने वाली बात है क्यों हो सकता है खुला मैं पॉजिटिविटी लेके आता हूँ, छोड़ दो तेल, छोड़ दो तेल, ना तेल इस्तेमाल करें, हैं पानी में फ्राई करें। ये वैसे पॉजिटिविटी ना, हाँ, ये फ्राई चीजों का जी इस्तेमाल बंद कर दे, इसलिए ये तेल महंगा हो गया। 2 हफ्तों के दौरान 30 रुपए ये खुर्दनी तेल जो खुला तेल है वो महंगा हुआ है, और जो ब्रांडेड तेल है उसकी कीमत में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। और जो खुर्दनी तेल यानी जो खुला तेल हम जिसकी बात करें वो 260 रुपए तक अब उसकी कीमत जा पहुंची है। तो ये है जी मामला तेल का। आप इसको इस तरह में ले सकते हैं, आप ना खाएं ऐसी चीजें ना। हाँ, और जैसे कि आप इसमें पतले भी हो जाएंगे। और खुला तेल के तो वैसे ही बड़े नहीं, जो पहले ही बहुत पतला वो क्या करे वो ये करे कि वो ब्रांडेड तेल इस्तेमाल। इससे खुला तेल मुझे लगता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज इस पे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी बन चुके हैं कि जानवरों की खाल हड्डियों से बनता है। सब के हवाले से तो नहीं है वो, ज़ाहिर है देयर इज एन थिंग कि कुछ जो तेल है वो उसमें ये गड़बड़ हो सकती है, बट सारा जो खुला तेल मिलता है वो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तो ज़ाहिर है मामला डिफरेंट है। एक और खबर जनाब, WHO के ताउन से गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन फरवरी से मिलेगी और अक़वाम मुत्तहिदा ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को ऑर्डर दुगने कर दिए हैं। और जनाब ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा कि हमारी हुकूमत वक्त ने भी कहा कि फ़ेब का लास्ट होगा या मार्च का अब देखा, ये होता है लॉन्ग वीकेंड का नुकसान। कल हमारे शो में आके डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बता दिया नेक्स्ट मंथ से वैक्सीन लग रही है पाकिस्तान। अच्छा, तो नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फरवरी। आपने मार्च भी कहा है। मैंने कहा फेब का लास्ट या मार्च का स्टार्ट। मैंने लास्ट की बात नहीं की, फेब में लगेगी ये उन्होंने कहा है। ये होता है लॉन्ग वीकेंड का नुकसान, छुट्टी बंद करें इनकी। अच्छा चलिए जी, और एक बात और महक बड़ी अच्छी है, वो ये है कि जो फाइजर एंड बायोनटेक कंपनी की वैक्सीन है उससे मुताल्लिक ये बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि वो जो नया वेरिएंट है, जो म्यूटेंट वायरस है, जो कि ख़तरनाक वायरस B117 और भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं इस वायरस के, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है और उस ख़तरनाक वायरस के ख़िलाफ़ भी कारगर है। तो जो एक बात लोग कर रहे थे कि ना जाने वो जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो इस म्यूटेंट वायरस पर कारगर साबित होंगे, तो अब कहा गया कि वो कारगर साबित होंगी। और अब हम डर गए थे कि अब जो नई इक़साम है, ना जाने उसके लिए वैक्सीन बनने में कितना वक्त लगेगा, क्या होगा। लेकिन चूँकि 2021 थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अब अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही है। एक और अच्छी खबर यह है कि क्रिकेट और शोबिस के सुपरस्टार्स वालिदैन बन गए हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ एक नन्ही मुन्नी सी परी आई है, और कल मैंने जब पिक्चर देखी तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी थोड़ी थोड़ी सी अनुष्का लगी। अच्छा जी, अनुष्का जैसी आपको लगी, ज़बरदस्त जी, उनको हमारी तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं आगे, अपने पहले टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मौसम की बात हम करना चाह रहे थे। मौसम सुहाना है, कहीं कहीं पर ये सुहाना नहीं है, कहीं कहीं पर मुश्किलात हैं ड्यू टू स्नोफॉल, बट हम फिर भी बात करते हैं बार बार कि जब ये विंटर्स की बात हो, जब बर्फ़बारी की बात हो, वो फेस्टिविटी है, उसे फेस्टिविटी के तौर पर पाकिस्तानी लेना खूब जानते हैं। तो लोग पहुंच चुके हैं जनाब स्वात, यहाँ पर वादी कालाम, एक तो खूबसूरत वादी, ऊपर से बर्फ़बारी के बाद तो यहाँ पर कहना चाहिए कि 4 चांद लग जाते हैं इसकी खूबसूरती को। और यही वो वक्त होता है जब सयाह आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और उस जंगल में मंगल का समा देखने, या जिसको छुट्टियां मिल जाए वो जाता है, जिसको थोड़ी सी छुट्टियां मिले ना। आप ये जो वीकेंड मुझे बार बार ताने दे रहे ना, ये इंसान कुछ बेचारा परेशानी में भी इतना लंबा वीकेंड गुजार गया। चलिए ठीक है। शहाबुद्दीन ने रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अवाम वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और जनाब सयाह जब खिंचे चल रहे हैं तो किस तरह से अपनी लॉन्ग वीकेंड को, अपनी छुट्टियों को इंजॉय करते आए हैं। फलक बोझ पहाड़ों के बीच ऊंचे नीचे दरख्तों में घिरा, ये है वादी कलाम का ओशो जंगल। बर्फबारी के बाद जंगल में मंगल का समा है। मुल्क भर से आए सयाह एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं।
इलाकाई रक्स करके महफिल गरमा रहे हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे बर्फबारी देखने आए थे। यहाँ पे बहुत प्यारे पहाड़ है, बहुत मजा आया। मैंने तो सबके मुंह पे मारा है और मुझे सर्दी से बचने के लिए सयाहों ने आग जलाई, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लगाई। कमाल का व्यूज है, मौसम बहुत अच्छा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम आग के पास बैठे हैं, चाय से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठंडी ठंडी बर्फ है, गरम गरम आग है, गरम गरम चाय, फुल हम इंजॉय कर रहे हैं। सयाहों ने वादी के दिलफरेब नजारों को कैमरे की आंख में भी महफूज किया। कैमरामैन फरजन अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवार। और इस मौसम को जब लोग एंजॉय करते हैं तो इसी मौसम में जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्स गाला भी हमने देखे हैं जिनको मुनक्किद किया जाता है। वादी हुंजा का रुख करते हैं जहां पर तारीखी मकाम अल्तैद फोर्ट में आइस हॉकी का मेला जारी है। दूसरे रोज हिडन पैराडाइज और पाक तुर्क कारपेट्स के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ है। हिडन पैराडाइज ने 3-1 से कामयाबी हासिल की है। आइस हॉकी टूर्नामेंट में गिलगित बल्दिस्तान और चित्राल से कुल 10 टीमें शरीक हुई और विंटर स्पोर्ट्स गाला के मुकाबले 17 जनवरी तक जारी रहेंगे। लेकिन इतनी ठंड में कौन खेलता है, मतलब इतनी ठंड में तो आपसे बाहर भी नहीं निकला जाता। हाँ, लेकिन देखें वो कितने मजे से खेल रहे हैं उस वहाँ पर, और 17 तक टाइम है। अगर किसी ने अभी भी जाना तो वो जा सकता है। लॉन्ग वीकेंड जिसको छुट्टी मिली है या मिल सकती है वो जा सकते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे, अपने पहले टॉपिक की जानिब चलते हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया गया कि फाटा के वो इलाके जहां ऑपरेशंस किए गए, अब उन ऑपरेशंस के नतीजे में ये कहा जाता है कि एक इंच पर हुकूमत की रट कायम है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पर भी हमारी भरपूर तवज्जो है। जो कुछ वाक़यात हुए हैं उसके तनाजुर में ज़ाहिर है ये सवाल किया गया था। सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है और ज़ाहिर है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस टाइम टू टाइम होते भी रहते हैं। FC नॉर्थ और FC साउथ मुस्तहकम कर दिए, इसको और बेहतर किया गया है क्योंकि ज़ाहिर है हम सब ये जानते हैं कि ख़तरा मौजूद है। और ख़तरा किस तरफ मौजूद है तो एक तरफ, लेकिन वो दूसरी साइड को इस्तेमाल कर जाता है। यानी इंडिया यूज़ करता है ईरान को, इंडिया यूज़ करता है अफगानिस्तान को, और इंडिया यूज़ करता है हमारी अपनी सफ़ों में छुपे कुछ भेड़ियों को, जिनकी वजह से सिक्योरिटी के लैब्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। एनीवेज सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। आर्मी चीफ इस हफ्ते क्वेटा का दौरा करेंगे, ये भी कहा गया है। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर तजिया शामिल करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी, दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हारिस साहब, हमारी रेट कायम है, इंच पर कायम है और जाहिर है हम सब जानते हैं कि दुश्मन क्या चाहता है। दुश्मन हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है। दुश्मन जिसकी कोशिश थी कि हमें आइसोलेट करे, उसके लिए उसने बहुत से वार किए। बट एट द सेम टाइम सर, FC साउथ हो, FC नॉर्थ हो, हमारे सिक्योरिटी इदारे हों, हम गाफिल नहीं हैं। हम एक्टिवली इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। सर, थोड़ा तज्जिया दीजिएगा कि कितना बीफ अप हमने सिक्योरिटी सिस्टम को किया है, इन हालात को समझते हुए किया है, क्योंकि जाहिर है खतरा मौजूद है और ये सब जानते हैं। देखें, बाकी DGISPR ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग कर ली है। उसमें उन्होंने जो खास तौर पे ये बात की कि पिछले 10 साल बहुत ही अहम थे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने और सिविल आर्म फोर्सेस ने बहुत ही सैक्रिफाइस दी हैं। प्रोफेशनल तरीके से एक इंच के एरिया में हमारी रेट कायम हो गई है, चाहे वो राहे रास्त हो, सवात ऑपरेशन हो, या राहे निजात हो, साउथ पाकिस्तान हो जी, या दरबियात हो, नॉर्थ ईस्तान हो, फिर फसाद हो, हर जगह हमने कामयाबी कर ली है। अब ये सिर्फ इक्का दुक्का कहीं न कहीं से हमारे अपने जो सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो काली बहने हैं, वो उनकी मदद करते हैं और वो जाके कहीं ना कहीं ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं। मकसद ये होता है कि वो किसी तरीके से भी चाहते हैं हमारे दुश्मन, खास में इंडिया, पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन रहे, दहशतगर्दी रहे, हमें यहाँ पर जो है वो हम सीबे मनसूबा अपना अपना कर सकें, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़े काबिल जंप पॉइंट है। ये वजूहत है जिसकी वजह से ये दुश्मन ऐसे करता है, लेकिन अब हमने हर जगह पर अपने रेट कायम कर ली है और उसमें बहुत कामयाबी की है। इसलिए उन्होंने बताया कि अब हमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। हमने रेट कायम कर ली, लेकिन एक जगह थोड़ा सा मसला है सर, और मसला ये है कि अपनी सफ़ों में जो लोग बैठे हैं वही कुछ गड़बड़ कर देते हैं। सर, अगर मैं बात PDM की करूं सर, वो बार बार फौज को घसीटते हैं सियासत में। सर, वो बार बार इल्ज़ामात लगाते हैं, वो बार बार ऐसे बयानात देते हैं, वो नाम लेकर बयानात देते हैं, वो कहते हैं हम पिंडी की तरफ मार्च करेंगे। फिर ज़ाहिर है फिर सर सवाल होता है, फिर DG साहब से भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आ जाएँ, चाय पिलाएंगे।
चाय नहीं पिलाएंगे, खाली चाय के साथ इनकी मालिश भी करेंगे, ये भी साथ दीजिए, तो कहना चाहिए था। इसलिए कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो कि मेरे ख्याल में सबसे बड़े पाकिस्तान के दुश्मन है, महमूद अजहरी हैं, ये लोग हैं जो सारे फायदे उठाते हैं, कोई कारोबार नहीं है, ना फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, वो रुपए की इन्होंने जायदादें बना ली हैं। और जब नैब ने इनके खिलाफ करते हैं कि इनको बुलाया जाता है, तो अब ये कह रहे हैं कि नैब की क्या जरूरत है कि मुझे बुलाए। इनको ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट के रेट के आगे कोई भी नहीं बोल सकता, इनको अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और सेकंड सही, ठीक। हारिस साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DG ISPR ने, जिसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात फ़ौज पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, फ़ौज एक ज़ेली इदारा है हुकूमत का, तो खुदारा ऐसी चीज़ें ना करें आप जिसकी वजह से शक व शुबहात पैदा हों। और जो हुकूमत वक्त है वो जब बात करती है कि मुल्क में सियासी मामलात को या मुल्क के हुकूमत के रेट को चैलेंज ना किया जाए तो इस बात को माना जाए। किस चीज़ की तरफ इशारा था बाबर इफ्तिखार का? देखिए, बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने फौज का मतमा नज़र भी बताया और ये भी कहा है कि भाई हम जो भी आर्मी होती है वो जो भी मुंतखब हुकूमत होती है उसके साथ खड़ी होती है, उसका एक ज़ैली इदारा है। और उन्होंने कहा कि भाई आप हमें निशाना ना बनाएं और अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अदारों से रजू करें। और उन्होंने सारी बातें जो थी, मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी वाज़ेह तौर पर। बिल्कुल शेख साहब, लेकिन बात चाय से शुरू हुई, उसके बाद रद्द-ए-अमल आ गया कि पिज़्ज़ा भी खिलाएं, और बस जी फिर सियासत में ज़ाहिर है बातें तो होती हैं, लेकिन उन्होंने तो एक बड़ा फेसफुली बात कही है, उनकी रिस्पेक्ट में वो उसको किसी और सूरत में लेना चाहते हैं तो फिर उसका तो कोई नहीं। अच्छा शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर बिलावल भी बैकफुट पर तो नहीं है सर, वो भी गरज बरस रहे हैं। वो गरजना बरसना और क्या है, इनका काम यही है, गरजना बरसना। प्रैक्टिकली तो आप देखें, ना रिजाइन दे रहे हैं, ना सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं मार्च में, और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब वो मार्च का वक्त आएगा वो देखिए होगा। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़े की जगह, मौलाना कह रहे थे कि पूरी दुनिया को पता है पाक फ़ौज की चाय बड़ी फंटास्टिक होती है, तो ये उन्होंने किस चीज़ की तरफ इशारा किया, क्या कहना चाह रहे थे? ऐसे ही आलिम दीन है, उनका एहतराम है, लेकिन फजलुर रहमान साहब काफ़ी इस सूरत हाल में जिसमें सबसे ज़्यादा सियासी तौर पर पीछे रह जाना है वो फजलुर रहमान साहब होंगे। अच्छा, ये आप पेशगोई कर रहे हैं शेख साहब, क्योंकि पेशगोइयाँ करते हैं। शेख साहब पेशगोई कीजिए, फरवरी में, मार्च में क्या होने जा रहा है? PDM उससे पहले टूट जाएगी या अभी कुछ वक्त और इसी तरीके से साथ रहेंगे? ये PDM मैं ज्यादा तो नहीं जानता, 3 पार्टियां, एक मौलाना फजलुर रहमान है, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग है। नून लीग ने 31 दिसंबर को डेट दी, पीपल्स पार्टी ने दी, वो हिस्सा ले रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन 19 तारीख को उनके इलेक्शन है, उन्होंने टिकटें दी हैं। उस असेंबली में नहीं, जिस असेंबली को ये नाजायज समझते हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप ये देखें ना, उस असेंबली को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने सदारत का इलेक्शन लड़ा, इसी असेंबली में उनका बेटा मेंबर है। ये बातें पॉलिटिकली जो की जा रही हैं वो सियासत खेल रहे हैं, लेकिन शेख साहब आप लोग खेलने दे रहे हैं, शेख साहब आप लोग खेलने दे रहे हैं उनको। अगर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं सर कि उनके पास जो जायदादें उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, तो सवालनामा क्यों नहीं भेजते? नैब से क्यों नहीं कहते कि सवालनामा भेजें? भेजा है, वो वापस हो गया है, वो ऐसे ही बस पड़के मार रहे हैं। सही, और फिर इसी पर तो हमने देखा अपोजिशन कहती है कि नैब जो है वो केस नहीं बल्कि फेस देखता है। शेख साहब बेहद शुक्रिया आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। कल जो DG ISPR की गुफ्तगू थी उस पर हम तज्जिया हासिल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबरें शामिल करते हैं। खान साहब ने 2 सालों में वो कर दिखाया जो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं किया, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे कप्तान बहुत हैंडसम है। पाकिस्तान अब बिजनेसमैन के लिए जन्नत बन रहा है, तारीखी कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को, और सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान ने बिजनेस करना आसान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 28 दर्जे तरक्की के बाद 158वें नंबर पर आ चुका है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि नए बिजनेस करने वालों के लिए सहूलत सबसे ज़्यादा है, और सहूलियत ये है कि आसानी से काम हो रहा है। रवायती जॉब्स की टेंशन से आज़ाद होकर पाकिस्तान का नौजवान तबका ना सिर्फ खुद मुख्तार हो रहा है बल्कि बेरोज़गार अफराद का हाथ थाम कर
हालात की बेहतरी में काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कहा था कि नौकरियां देंगे, तनकीद हुई, और इस हवाले से जब हम कुछ खबरें शेयर करते हैं तो लगता है कि वो बात सही थी, क्योंकि जब बिजनेस को फ़रोग मिलेगा तो नौकरियां भी मिलेंगी, लोगों का रोज़गार जो है वो उसका हुसूल आसान हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक निजी यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। तज्ज़ियाकार हैं, आपसे बैठ चुके आपके वक्त का। सर, मुझे ये बताएगा कि इन हालात को देखते हुए और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को देखते हुए आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि बिजनेस करना आसान हुआ है और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका कल्चर फ़रोग पा रहा है? का प्रोग्राम इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप कंपेयर करें आज से 3-4 साल पहले से, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 20-30% जो है वो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। लेकिन ये ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, इसमें बिलखुसूस जो नौजवान है उनकी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो अभी जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स सामने आ रही है, इसमें बड़े बिजनेसेस को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, या जो मीडियम और लार्ज बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन अभी भी जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब उतना नहीं है। जैसे आपने शुरू में मेंशन किया और खान साहब ने भी ये कहा कि हम नौजवानों को कारोबार की तरफ राग़िब करेंगे, तो मेरी बहुत सारे नौजवानों से भी बात हुई है। अभी हमने हाल ही में एक रिसर्च भी की है जो कि एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशंस पे थी और एंटरप्रेन्योरियल जो चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर थी। तो अब भी नौजवानों की परसेप्शन ये है कि उनके लिए कोई खातिर खा इकदाम इन टर्म ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान करने के मामले में नहीं हुए हैं। हाँ, ये लोग जरूर मानते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फाइनेंसेस नौजवानों को दिए जा रहे हैं और कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन नौजवानों का ज्यादा फोकस ये है कि अगर वो एक बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उनको उसी तरह से धक्के खाना पड़ते हैं, उनको और बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस जो है वो फेस करना पड़ रहे होते हैं। अच्छा सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो नया बिजनेस है जिससे मुतालिक आप भी बात करें सर, क्योंकि हम रिपोर्ट पढ़े थे उसमें तो कहा गया सर कि जिसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए हुकूमत ने सबसे ज्यादा काम किया है, प्रोविंशियल लेवल पर भी, वफाक की सतह पर भी, कि उनकी रजिस्ट्रेशन आसान बनाई गई है, कर्जे की बात भी आपने की। तो जो स्टेप्स हुकूमत ले सकती थी कि नया बिजनेस कोई नौजवान स्टार्ट करे, तो सर उसमें तो रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत बेहतरी आई है, लेकिन आप इससे डिफर कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए और उनकी एग्जीक्यूशंस क्या हुई। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि गवर्नमेंट ने ये बात की कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने उसके हवाले से भी बात की है, यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन ग्रॉस रूट लेवल पे जब आप एंटरप्रेन्योर से जाके पूछते हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर एक वो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पैसा उनको आना है, तो आज भी उनको वही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उसको किस तरह से अपने फाइनेंस को पाकिस्तान लेके है, नंबर 1। सेकेंडली, आज भी उनको बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए उसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस हो रही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि उसको ग्राउंड पे आके एग्जीक्यूट किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए कि वाकई उसको ये जो सारी चीजें वो ग्रॉस रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, पॉलिसी बन गई है। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो डिफरेंशिएट करेंगे जो स्टार्टअप्स में, छोटे बिजनेसेस में और बड़े बिजनेस में ये नहीं करेंगे। वो सबको एक ही लाठी से अभी तक बिलउमूम हाँक रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रॉस रूट लेवल पे मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या किन किन चीजों पर काम करना जरूरी है? क्योंकि पॉलिसी तो बन गई, लेकिन पॉलिसी तो हर शोबे में हम देखते हैं बन जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो फिर इस शोबे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी समझते हैं आप? देखिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके साथ डील कर रहे हैं, जब तक उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को ये चाहिए, मेरी उस्मान डार साहब और जो दूसरे हमाद अजहर साहब जो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस इस पूरे प्रोसेस को डील कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी बहुत अच्छे तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको बताया जाए कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाए, ईज ऑफ किया जाए छोटे बिजनेस के लिए। मैं क्योंकि डायरेक्टली हम इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है उसके हवाले से भी हमारे जो नौजवान हैं वो बिजनेस इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, तो उनका तासुर अभी तक ये है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई बेहतरी नहीं आई है। ये बिल्कुल जरूर हुआ है कि
फाइनेंसेस उनको मिल रहे हैं, लेकिन फाइनेंसेस अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा चेंजिंग्स आना शुरू हुई है। हमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के जो नौजवानों को वो फाइनेंस भी कर रहे हैं। तो अब फाइनेंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। अब आपके स्टार्टअप्स आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आना शुरू हुए हैं पिछले 3-4 साल में। अब उनके लिए आपको प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने इन टर्म ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो बहुत जरूरी है। को ईज ऑफ कैसे करेंगे, कैसे आगे उनको उनकी सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके जो फाइनेंसेस पाकिस्तान में उनका प्रॉफिट आएगा उसको कैसे डील किया जाएगा। सही सर, आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने फीसद नौजवान जो कि स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस के क्योंकि मसाइल हैं और वो कर नहीं पाते, उनका वो आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन वो कर नहीं पाते। पहला इशू हमारा नौजवान इस बात से डरता है कि अगर वो बिजनेस रजिस्टर कर लेगा तो उसको इनकम टैक्स और ये जो सारी एजेंसीज हैं उसके पीछे इतना पड़ जाएंगी कि अभी उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और उससे लेने पहले आ जाएंगे। तो इस हवाले से बड़ी क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत सारे, मैं समझता हूँ 50% लोग तो इस वजह से नहीं आते। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल रोबोस्टनेस हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आ पाती। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री भी किसी हद तक हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट शायद कोई एक प्रॉपर अगर इकोसिस्टम बनाए जिसके अंदर अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी डेवलप करे और जो गवर्नमेंट, जो हमारी इंडस्ट्री की बॉडीज हैं, KCCI, FPCCI वगैरह, इनको भी इस तरह से इनके साथ बातचीत करके जो न्यू बिजनेसेस हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ उनको लिंक करें ताकि एक प्रॉपर एक नेचुरल ऑर्गेनिक सिस्टम जब बनेगा यूनिवर्सिटीज के, ये जो दूसरे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जब यहाँ से बिजनेस निकलेंगे तो वो ना सिर्फ वो जो बच्चे जो यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं, जो कि अब मैं आपको अभी बताऊं, शुएब के तकरीबन 90%, 95% बल्कि जो आइडियाज है, ये हमारी अपनी रिसर्च है जो पाकिस्तान के नौजवानों पे हमने की है कि 95% नौजवानों के आइडियाज किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रोबस्टनेस और गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सपोर्टिव ना होने की वजह से। तो अगर उसमें से 10% भी आगे चल के स्केल अप होते हैं तो वो पाकिस्तान की फेट को चेंज कर सकते हैं। एक स्टार्टअप जो है वो $1 ट्रिलियन का बन सकता है, इसमें ऐसे आइडियाज भी हैं, लेकिन वो सारे ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, मैं अगेन आई रिपीट कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने काम किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी नौजवान उसको फेस कर रहे हैं, ये जो सारे इश्यूज है अपने बिजनेस को आगे प्रोसेस करने में। सर, जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आप कर रहे हैं बार बार, तो सर इशू एग्जैक्टली किस स्पॉट पर है, यानी वो प्रोविंशियल लेवल पर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो क्या है कि आप रजिस्टर करने जाते हैं तो मसला होता है, या सिर्फ मामला वो है कि रजिस्टर करूंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, लेने वाले पहले आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही मसला है? देखिए, रजिस्ट्रेशन का नंबर 1 प्रॉब्लम है, कोई वन विंडो, गवर्नमेंट कह रहे हैं वन विंडो सोल्यूशन है, लेकिन अभी तक कोई वन विंडो सोल्यूशन की कोई मुझे बता दें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे मैं अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहता हूँ या मेरे स्टूडेंट्स करवाना चाहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, तो कौन सी वन विंडो है जहाँ पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, इनकम टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट के क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशन है, इस हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान में अब बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको बॉर्न ग्लोबल कहते हैं। हमारे जो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस है वो डायरेक्टली उनके फॉरेन कस्टमर्स है। अब वो जब अपना पैसा वापस पाकिस्तान में लेके आते हैं तो उनके लिए बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अब क्योंकि FATF की और जो दूसरे मामला हैं, इस वजह से बैंक्स भी बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं, और जो दूसरे आपके हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी उनके पास आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आया। तो इस हवाले से क्लियर ना सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन से लेके रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स और वो सारी जो एक्सपोर्ट के बाद जब आप अपना पैसा वापस लेके आते हैं, ये सारे मामला हमें इसको क्लैरिटी के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया के जितने ममालिक जैसे फिनलैंड हो गया, इवन अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, इवन इंडिया, उन्होंने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल चीजें रखी हैं स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। इसीलिए इंडिया के अभी $1 बिलियन तक की जो कंट्रीब्यूशन है उनके डिफरेंट बिजनेसेस एक सेक्टर में कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीजें हमें कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं एंड वी हैव ब्रिलियंट आइडियाज। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक बात कर कि कैसे हुकूमत इसको और बेहतर कर सकती है, कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
सुबह का तो वक्त है, लेकिन क्यों ना बन कबाब की बात की जाए और बंस रोड की बात की जाए। बन कबाब बड़ा मशहूर है, बात नहीं करूंगा इसकी, इतनी ही बात करनी थी। दही बड़े की बात कर लेते हैं, वो भी इतनी ही बात कर लेंगे कि आपने खाए होंगे। फ्राई कबाब वो भी इतनी ही बात करते हैं। आपने कभी मुझे ये चीज़ें नहीं खिलाई हैं शोएब, मतलब मैं आपकी को होस्ट हूँ, आपको मुझे लेके जाना चाहिए, आपको मुझे खाने खिलाने चाहिए, वहाँ के दिखाना चाहिए कराची में कितनी मजे की चीज़ें हैं। और जो मैंने आपको बता दिया कि मैंने खिलाए हैं। हाँ, क्या खिलाया आपने मुझे? कबाब खिलाए थे। हाँ, वहाँ के कबाब खिलाए थे, लेकिन वो बन कबाब नहीं खिलाया। हाँ, भूल जाते। चलो ठीक है जी, अब बन कबाब रह गए, दही बड़े रह गए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये दो चीजें रह गई। एक्चुअली आप फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हैं, आप कहाँ खाती हैं ऐसे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी जाना चाहिए वहाँ पर, इस चीज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि पूरा कराची वहाँ पर खाने आता है ये चीजें। मगर सबको एक मसला रहता था, वो ये था कि भाई आप बिल कौन देगा? नहीं, वो तो आप देंगे ना, मेरे साथ जाएंगे तो आप देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियां अच्छी थोड़ी लगती है मिल देते। नहीं, कोई मसले की बात है, तसल्ली से दीजिएगा। और मसला ये थे कि जनाब पार्किंग का मसला था, बाइक से टक्कर हो जाती थी और कंधे से कंधा टकराता था। हेली पे नहीं जा सकते? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो वाला नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ नहीं होगा जनाब, क्योंकि इंतजामिया ने 7 बजे के बाद से गाड़ियों के दाखिले को ममनू करार दे दिया है। कहा तो 10 जनवरी से था, लेकिन अब देखना ये कि इम्प्लीमेंट कब होता है। 12 जनवरी तो हो चुकी है। हाँ, हमारे नुमाइंदे साथ साबरी ने बंस रोड की तज़ीनो और आइश से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार की है। वहाँ की क्या सूरत हाल है आपको हम दिखाते हैं। ठीक शाम 7 बजे बंस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ लोग पैदल आएंगे और अपने मनपसंद खाने खा सकेंगे, लेकिन इस फैसले को यहाँ के दुकानदार और रिहायशी कैसा देखते हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। इसमें जो होटल मालिकान हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, मगर जैसे हम हैं और बराबर ड्राई क्लीन की शॉप है, आगे ग्राफिक्स वाले हैं, तो हमारा काम जो है वो ऐसे कस्टमर्स हैं जो बाइक और गाड़ियों में आते हैं। नुकसान ये होगा, खाने वाला ही आएगा, वो कहेगा भाई जी एक 100 रुपये के काजू दे देना, बस 3 जने होंगे, 3 जने खाते चले जाएंगे, वो आधा किलो 1 पाव नहीं खरीदेगा। देखिए ये है, अभी तो ये कह रहे हैं कि ये सिग्नल के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो खाने वालों के लिए, बाकी जो बाइक वगैरह वाले हैं, वो जो पैदल चलने वाले, उनके लिए तो ये ऐसा मसला नहीं होगा। तो ये अभी दुकानदारी का पता उसी वक्त चलेगा जब ये आएंगे। बंस रोड की तारीख साज इमारतों की मरम्मत तो ना की गई, पर इनके दरो दीवार में मुख्तलिफ किस्म के रंग ज़रूर भर दिए गए हैं। देखने में भी अच्छा लगता है, पर इन इमारतों के रिहायशी इस रंगो रोगन से कितने खुश हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, कलर तो करना अच्छी बात है, लेकिन रिपेयरिंग अगर इस पे होती ना, इसकी फुल मेंटेनेंस होती, रिपेयरिंग होती और इसको अच्छी तरह देखभाल हो जाती, फिर कलर भले करें 10 दफ़ा करें, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप अगर गैलरियों को देखेंगे तो बेशतर गैलरियाँ ऐसी हैं कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं। आवाम की नज़र में और यहाँ के रिहायशियों की नज़र में जो है ये फ्लॉप चीज़ है, अभी कारामद होने वाली नहीं है, लेकिन ये कोशिश करके देख लें, लेकिन ये चलेगी नहीं। परेशानी है ना, अब अंदर देखें, अंदर बैठने नहीं दे रहे, धूप में बैठ के खाना खाया जा रहा है। बंस रोड के रिहायशियों का कहना है कि अगर रंगो रोगन की जगह इमारतों की देखभाल कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, जबकि यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि शाम 7 बजे सड़क बंद करने से सिर्फ चंद ही दुकानदारों का फायदा होगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साबरी, समात, कराची। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट में एक शख्स बात कर रहे थे कि अंदर बैठकर खाने नहीं दे रहे, बाहर हम धूप में बैठ कर खा रहे हैं। तो भैया ये तो SOP है कि कोविड-19 की वजह से अंदर बैठकर खाना अलाउ नहीं है, बाहर बैठकर ही खाना होगा। इसका कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि बंस रोड पे तज़ीनो आराइश हो रही है। एनीवेज, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बंस रोड की तज़ीनो आराइश, कुछ लोग इसे खुशाइन भी करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा कदम लिया गया है और उसकी वजह से रात को सुकून से बैठकर बाहर खाना खाते हैं और वो रश वाला माहौल नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि हम हर चीज़ में ना थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हम ढूंढ लेते हैं, तो पॉजिटिव रहना चाहिए। बट क्या करें, खबरें ऐसी आती हैं कि नेगेटिविटी खुद ब खुद बाहर आती है। जैसे कि एक और खबर हमारे पास, एक और खबर है जनाब, कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा बड़े इसके मसाइल समझाते हैं, लेकिन इन सबको छोड़कर इंतज़ामिया बंस रोड फूड स्ट्रीट पर इतनी तवज्जो क्यों जमाए हुए हैं? ये एक सवाल वाकई जहन में आता ना कि भाई बाकी जो मसले हैं उनको क्यों नहीं हल किया जा रहा है? हाँ अच्छा, मोहम्मद अली हफीज़ ने इस पर एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है। क्या उन्होंने तहकीक की है, आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। इन इमारतों पर चढ़े रंग के पीछे बेपनाह धन छुपा है।
जी हाँ, जिन इमारतों को कई दहाइयों से पूछा तक नहीं गया, आज उन्हीं को रंगीन बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की खूब मंसूबाबंदी की गई। समा ने तहकीक की तो इंकशाफ हुआ कि एक गैर मारूफ इश्तिहारी कंपनी को नवाजने की तैयारी की गई है। बंस रोड फूड स्ट्रीट की बहाली के नाम पर इश्तिहारी कंपनी ने 9 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ को दरखास्त दी। इंतजामिया ने 6 दिन के अंदर एनओसी भी जारी कर दिया। इस रंगीनी के पीछे इश्तिहारी कंपनी का असल मकसद है फूड स्ट्रीट पर नए तर्ज के इश्तिहारी बोर्ड लगाना। बंस रोड की तज़ीन और राइश का काम इश्तिहारी कंपनी को ही क्यों दिया गया, इस बारे में डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बंस रोड के मामलात इश्तिहारी कंपनी के सुपर्द करने पर मकीन भी ना सिर्फ हैरान हैं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं। बहुत कदीम फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे पहले भी हज़ारों लोग खाना लेने आते थे और आज भी आते हैं। ये 4 दीवारों पर रंग वगैरह जो कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये रंग वंग करके यहाँ पर साइन बोर्ड लगाएंगे, कंपनी प्राइवेट कंपनी इश्तिहारात लगाएगी, उससे पैसा कमाएगी, खुद भी खाएगी और अफसरान को भी खिलाएगी। सिर्फ बंस रोड की फूड स्ट्रीट ही क्यों, शहरी पूछते हैं कि जिला जनूबी की 31 यूनियन कमेटियां क्या सौतेली हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, वो कौन सही कराएगा? कोई डीएमसी का अमला नहीं, कोई अमला नहीं आता इसको देखने के लिए, गुजरते लेकिन काम करने के लिए कोई भी नहीं है इधर। बंस रोड की सजावट के नाम पर क्या रंग घोला जा रहा है, अवाम को भी समझ आ गई। इस सारे खेल में हुकूमरान जमात के इलाकाई ओहदेदार समेत डीएमसी साउथ के अफसरान भी पेश हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और अब बात जिसका शोर बहुत ज़्यादा है कि व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल आपने करना है या फिर उसको बाय बाय कह देना है। मुफ्त व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। अब अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों ने अपने फ़ोन नंबर और तस्वीर जैसी ज़ाती मालूमात फेसबुक के हवाले नहीं की तो क्या होगा? आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। IP एड्रेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ग्रुप की तफसीलात और प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक की नज़रों में होगी। यानी आपका जितना पर्सनल डाटा है सब कुछ फेसबुक की नज़रों में होगा। लेकिन आप मुझे सुबह मेकअप रूम में कुछ समझा रहे थे, ज़रा बताएं। बस समझाऊंगा, लेकिन पहले ही चूंकि आपने ये बात किया कि जो नई पॉलिसी उसके तहत क्या होगा और अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप आपको डिलीट करना होगा। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसका दूसरा एंगल भी डिस्कस करेंगे। अरे क्या व्हाट्सएप के फीचर बदल गए? आपने नए कवायद पढ़े हैं क्या? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसे फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। यानी आपका नाम, फ़ोन नंबर, फ़ोन की मालूमात, मोबाइल, मॉडल और कंपनी, इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी लेवल, व्हाट्सएप पे किए जाने वाला कोई भी माली लेन देन, मुस्तकिल में व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए आपको इन तमाम शराइत को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, जिसका इत्तलाक 8 फरवरी 2021 से होगा। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि आपकी वो मालूमात भी शेयर की जा सकती हैं जिसकी रजामंदी आपने राजदारी के कानून के तहत दी थी। यानी मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर्स, स्टेटस अपडेट्स और व्हाट्सएप कब और कितनी देर इस्तेमाल किया गया, ये शराइत 8 करोड़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप सार्फिन को तो मानना पड़ेंगी, मगर इनका इत्तलाक यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में नहीं होगा। इतना शोर मचा कि जो सरबरा हैं उनकी तरफ से वजाहती बयान आया। उन्होंने तफसीली बयान इसमें जारी किया व्हाट्सएप के सरबरा ने और कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि ई कॉमर्स की तरफ हम जा सकें। वो ये कहते हैं कि बहुत से ममालिक में ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप के ज़रिए लोग जो कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट इदारों से या डिफरेंट एजेंसी से या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो वहाँ से परचेज़ करते हैं, तो अब हो सकता है कि पाकिस्तान में या और ममालिक में भी ये चीज़ हम इंट्रोड्यूस करा सकें। डिटेल तो आपने देखी, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दाद साहबा। निगत बेहद शुक्रिया। निगत साहिबा, बहुत शोर मचा, बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस नई पॉलिसी को। उसके बाद जो व्हाट्सएप के सरबराह हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट भी किया और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत से ममालिक में ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। वो कहते हैं डाटा दिया जाएगा फेसबुक को, जो डाटा दिया जाएगा डिफरेंट एजेंसीज को, उसके ज़रिए वो रीच कर सकेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट आपको बेच सकेंगे, वो जान सकेंगे आपकी इंफॉर्मेशन के ज़रिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। डू यू एग्री विद दैट कि वो ठीक बात कर रहे हैं, कोई प्राइवेसी का खतरा नहीं है?
देखें, ये जो इस वक्त सबसे ज्यादा इतराजात हो रहे हैं, आपने ऑलरेडी इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या इसमें प्रिवेसी के जो वायलेशंस हैं वो अब आगे आएंगी अगर लोग एग्री नहीं करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि व्हाट्सएप की हिस्ट्री बेसिकली क्या है। व्हाट्सएप एक एंड टू एंड इंक्रिप्टेड एक एंटिटी थी, इंडिपेंडेंट, जो कि 2014 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया और अब वो इसको ओन करती है। और उस वक्त जब फेसबुक ने इसको खरीदा था तो बहुत से ऐसे सार्फिन या बहुत से ऐसे डिजिटल राइट्स के ग्लोबल एक्टिविस्ट और प्राइवेसी एडवोकेट्स, उनको ये एतराज था कि चूंकि फेसबुक का अपना बिजनेस मॉडल जो है वो एडवर्टीजमेंट्स पे है और डेटा माइनिंग पे है और दैट्स हाउ दे मेक मनी, तो व्हाट्सएप जो है वो कहीं उस तरह की डेटा जो है यूजर्स का वो ना शेयर करना शुरू कर दे, जिसपे व्हाट्सएप ने ये वादा किया था और यकीन दिलाया था कि हम कभी भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं डेटा प्रोटेक्शन के उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2016 में उन्होंने चंद एक ऐसी मालूमात जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करने की दोबारा से पॉलिसी निकाली, लेकिन उसमें एक फर्क ये था कि वो आप उस पॉलिसी से ऑप्ट आउट कर सकते थे। मतलब ये आपकी चॉइस थी कि आपने उसको एग्री करना है या नहीं, और आपके पास 30 दिन का टाइम था। तो इवन उस जो प्रीवियसली पॉलिसी जो उस वक्त चेंजेस आई थी 2016 में, उसको बहुत से ममालिक में चैलेंज किया गया, इवन इंडिया में भी चैलेंज किया गया और अभी भी कोर्ट में वो पेंडिंग है। जो ये वाला है ये प्रीवियसली पॉलिसी, ये देखें, ये कहते हैं कि सब पे अप्लाई होगी और आपके पास कोई निकलने का रास्ता नहीं है। अगर 8 फरवरी तक आपने एग्री किया तो ठीक है, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि एक तो ये जानना जरूरी है कि जो लोग ऑलरेडी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके फेसबुक उनके मोबाइल फोन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है या मैसेंजर मौजूद है फेसबुक का, तो उनका डेटा तो किसी हद तक मोबाइल डिवाइस को ऑलरेडी फेसबुक के साथ शेयर्ड है। लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फेसबुक का हिस्सा नहीं है, उनकी प्रोफाइल फेसबुक पे नहीं है। ये उनके साथ बहुत अनफेयर है और बहुत ज्यादती है कि वो नहीं मौजूद उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन व्हाट्सएप अब उनका बहुत सा ऐसा जाती डेटा जो कि उनकी डिवाइस के मुतालिक मालूमात, उनकी आईपी एड्रेस, उनका लोकेशन डेटा, उनकी स्टेटस व्हाट्सएप का, उनकी प्रोफाइल पिक्चर और इवन जो जिन ग्रुप का वो हिस्सा है उन ग्रुप के नाम वगैरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मेटा डेटा है। तो ये इस तरह का इतलाक तमाम यूजर्स पे करना, और ईयू को इसमें से उन्होंने यूरोपीय यूनियन को निकाला बिकॉज उनके डेटा प्रोटेक्शन के जो कवानीन है GDPR वो बहुत सख्त है। तो ये अब इस बात की निशानदेही करता है कि जब आपके कवानीन डेटा प्रोटेक्शन के नहीं होंगे प्रॉपर, तो किस तरीके से जो बड़ी कॉर्पोरेशंस और एंटिटीज हैं, बिल्कुल निगत साहब, फिर ये सोचने वाली बात है ना कि करना क्या। बस लास्ट कमेंट ये दे दे कि पाकिस्तानी हुकूमत इस ज़मन में क्या कर रही है, कुछ अपने जो लोग हैं पाकिस्तान में मौजूद उनकी सिक्योरिटी को या उनकी प्राइवेसी को सेव करने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, 2 सतह पे है। एक तो ये कि जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से मिनिमम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर करें, जिस तरीके से आप अपने पूरा नाम ना लिखें, अपनी तस्वीर ना डालें, जिन ग्रुप्स में हैं उन ग्रुप्स के नाम इस तरह ना हो जो आइडेंटिकल हो। लेकिन जो हुकूमत की सतह पे ये बहुत जरूरी है कि हमारे मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन का कानून आए और वो इस तरह का आए जो कि GDPR यूरोपीय यूनियन के लेवल पे, उस तरह की अगर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस होंगी तो फिर हम इन कॉर्पोरेशंस और कंपनीज को मुतालबा कर सकते हैं कि भाई हमारे अपने लोकल कवानीन बहुत सख्त हैं और आप इस तरह की कवानीन हम पे लागू नहीं करते। सही, बहुत शुक्रिया निगत साहिबा, साथ मौजूद थी आप और इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे एक और टॉपिक की जानिब। और बात करते हैं हम कि जिस इंडस्ट्री को पहले मुश्किलात का सामना इस तरीके से था कि बिजली की बंदिश हो तो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होते थे, लेकिन अब सर्दी के मौसम में अगर गैस की बंदिश हो तो फिर भी मामला ऐसा है। और जब बात हम गैस की करें तो एट द सेम टाइम जो दरामदी गैस जिसे LNG भी कहा जाता है, अगर उसकी सप्लाई रोक दी गई है तो क्या उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को? बिकॉज हमने कुछ अरसा पहले बड़े शादियाने बजाए हैं, हमने बड़ा क्रेडिट लिया है, इमरान खान साहब ने बड़ा क्रेडिट लिया है कि हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 24 आवर्स काम कर रही हैं और उसकी वजह से हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। बट इस वक्त जबकि सर्दी का मौसम है और अगर गैस
गैस सप्लाई की शॉर्टेज है, तो इसकी वजह से क्या इंडस्ट्रीज को मसला हो रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। आपको हम लाहौर लेकर चलते हैं सबसे पहले कि वहाँ के सनतकार परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है कि गैस नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ गुजरांवाला की सिचुएशन भी ऐसी है। तो इन शहरों की क्या सूरत हाल है, आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान तैयार कर गया है। घरेलू सार्वजनिक को तो गैस नहीं मिल रही, वहाँ इंडस्ट्री भी गैस से महरूम है। इस वक्त लाहौर की एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे बड़ा जुज़वी तौर पे काम हो रहा है क्योंकि उनको या तो कोयला इस्तेमाल करना पड़ रहा है या दीगर जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इस वजह से कितने मुश्किलात हैं, कितने उनके मसाइल बढ़े हैं, कितना खर्चा बढ़ा है, इस बारे में बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से। इस वक्त हर चीज़ की ये शॉर्टेज है कि हमें गैस तकरीबन 40% कम मिल रही है, जिसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव दूसरे फ्यूलों में जा रहे हैं। उससे कॉस्ट बहुत बढ़ रही है और अब ये 2-3 दिनों से ये बिजली का भी बहरान बहुत आ गया है। आगे हमने एक्सपोर्ट की डेटें हैं हमारा, उनको माल देना होता है टाइम पे, वो भी हमें डर लग रहा है कि हम कहीं ये हमारी ये चीज़ें बाई एयर ना पड़ जाएं, जिससे आपको पता है कि एक शिपमेंट भी बाई एयर हुए सारा साल का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट कोई 5 टाइम्स का फ़र्क है नेचुरल गैस से और LNG जो गवर्नमेंट दे रही है या RLNG उसको कहते हैं, वो हमारे पास तो सिस्टम में आ नहीं रही। ऑलरेडी सर्दी की वजह से गैस का बहरान शदीद है, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तमाम इंडस्ट्री की एटलीस्ट 5 टाइम्स महंगी हो गई है। इन एडिशन की उसके अलावा जो चीज़ें डोमेस्टिकली सब महंगी हो गई। सनतकार कहते हैं कि महंगे ईंधन के इस्तेमाल से यकीनन सनतें तो चलती रहती हैं, लेकिन उनकी बैनुल-अक़वामी मंडी में मुसाफत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बरामदात इतनी ज़्यादा कम्पेटिटिव नहीं रहती। अगर बरामदात बढ़ानी है तो हुकूमत को सनत के लिए गैस और बिजली बिलातअत्तल फराहम करना होगी। सुई गैस की बंदिश के बाइस पाकिस्तान के चौथे बड़े इंडस्ट्रियल शहर की इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। जबकि मजदूर कहते हैं सनत बंद होगी तो उनके घरों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। मजीद मजदूरों को क्या मुश्किलात का सामना है, आइए आपको बताते हैं। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? इस हुकूमत के लिए हम क्या फ़ायदा हमारे को इस हुकूमत का, जो ये गैस नहीं दे रहे, हमें कारोबार नहीं करने दे रहे, मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम बाहर निकलें, तंग करें आवाम को। गैस बिल्कुल बंद होनी, कारोबार होंदा को नहीं है, तो इस तो बाद फिर चोरियां चकारियां होनियां ने। काम के लिए फैक्ट्रियों में आते हैं, फैक्ट्रियों में गैस नहीं है, तो गैस की वजह से सारा दिन घूमते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गैस दें, चलो हम काम करें, इसकी वजह से ना घर में फाके पड़े हुए हैं, बड़े मसले बने हुए हैं। जैसा आपने सुना इन मजदूरों की जुबानी के किस तरह से वो मजबूर हैं, क्योंकि सुई गैस की कमी की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा। वो घरों से तो निकलते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन काम ना होने की वजह से सड़कों और बागों में वक्त जाया करने के बाद जो है वापस घरों को लौट जाते हैं। रिपोर्ट्स आपने देखी, मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, सनतकार कितने परेशान हैं, मज़दूर तबका किस कदर परेशान है, क्योंकि अगर मज़दूर को रोज़ी नहीं मिलेगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, घर का चूल्हा जलेगा नहीं और उसकी परेशानी में इजाफा होता चला जाएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अंजुम निसार साहब, साबिक चेयरमैन है FPCCI। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर जानना आपसे ही चाह रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जब हम बात करते हैं तो फैसलाबाद की बात हमने अभी नहीं की, बट फैसलाबाद में सिचुएशन ख़राब नहीं है। फैसलाबाद वाले जो सनतकार हैं बड़े खुश हैं, लेकिन सर जो दीगर शहर हैं वहाँ पर परेशानी है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस का बहरान भी है, वो मजबूर है महंगा ईंधन इस्तेमाल करने के लिए। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर LNG भी नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो सर थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा इससे कितना मसला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो हमने ये खबरें शेयर की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान इस मामले में सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत की ये पॉलिसी रहेगी, इस तरह RLNG नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, तो सर मसला तो पैदा हो जाएगा। जी डेफिनेटली आपने सही कहा, मसला यकीनन पैदा हो चुका है। देखिए विंटर सप्लाईज जो हैं, जो डिमांड्स हैं वो भी नोटेड है कि हमारी विंटर में डोमेस्टिक कितनी डिमांड बढ़ती है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो
लोकल गैस प्रोड्यूस हो रही है वो तकरीबन 3.7 BCF के करीब प्रोड्यूस हो रही है, जबकि रिक्वायरमेंट 6 BCF के करीब उसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है। तो ये जो शॉर्टेज है इसे इंपोर्ट के जरिए पूरा करना था, और RLNG गवर्नमेंट ऑलरेडी महंगे रेटों पे लोगों को दे भी रही है। अब महंगा रेट लगाने के बावजूद भी या इंटरनेशनल प्राइस लगाने के बावजूद भी अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो जो आपने सप्लाई करनी है, तो डेफिनेटली उससे आपकी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कैप्टिव पावर जो है पंजाब में तो मेरे ख्याल में पिछले 15 दिन से बंद की हुई है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल। सर क्या आप ये शेयर कर सकते हैं कि RLNG की सप्लाई ना होने की वजह से सर इस वक्त प्रोडक्शन कितने फीसद ड्रॉप हुई है इंडस्ट्रीज की इन पंजाब? देखिए, जहां तक वही मैं आपसे पहले कह रहा था कि कैप्टिव पावर तो बंद है, ऑलरेडी बंद की हुई है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो कैप्टिव पावर यूज करते हैं और खुद यानी कि गैस से बिजली प्रोड्यूस करते हैं और RLNG पे करते हैं। अब वो सिस्टम को भी बंद कर दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब डिमांड सामने नोन है, आपके पास RLNG के टर्मिनल्स भी मौजूद हैं, तो आप अपनी सप्लाई चेन को क्यों नहीं बरकरार रख पाते? हालांकि पिछले दिनों पिछले महीनों में आप अगर फॉरवर्ड बाइंग करते तो यकीनन आपको जो गैस भी जो बहुत सस्ती मिलती, लेकिन मकसद ये है कहने का कि ये एक मिसमैनेजमेंट है और चीजें जो है वो टाइमली वो सही मैंने में लिंकअप नहीं हो रही, टाइमली सप्लाई आपके पास नहीं मौजूद, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, डोमेस्टिक जो है आपके जो एंड कंज्यूमर है। बिल्कुल, और अंजुम साहब जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो हमारे मजदूर तबके को हो रहा है ना, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। मईशत ट्रेन की जो मईशत की ट्रेन है वो पटरी से उतरती हुई भी हमें नजर आएगी। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुतबादिल आप क्या समझते हैं, इसका मुतबादिल रास्ता क्या है? जी, मुतबादिल तो जब तक उसकी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होगा कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं, जो सारे पॉलिसीज को देख रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि जो सप्लाई है उसको बरकरार रखना है, अगर वो अपना काम सही तरीके से सर उनसे बात हुई है सर? आपकी एसोसिएशन ने राबता किया है सर हुकूमत से? आपकी डिमांड्स उन तक पहुंची है सर? आपकी मुश्किलात उन तक गई हैं? जी डेफिनेटली फेडरेशन की तरफ से भी ये डिमांड गई हुई है और मुख्तलिफ एसोसिएशन और चैम्बर्स में भी लिखा हुआ है कि ये क्या मजाक हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। पहले आपके पास ऑर्डर्स नहीं थे, अब आपके पास ऑर्डर्स आए हैं तो आप सप्लाई चेन के मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। तो इस तरह दुनिया में कारोबार होता नहीं है। अगर आप अपने कस्टमर को डिस्टर्ब करेंगे, बार बार उसकी अपनी कमिटमेंट पे उनको गुड्स नहीं देंगे, तो ये जो पाकिस्तान में जो आर्थिक तौर पर जो एक फ्लड आया हुआ था कि जी आपकी जो गुड्स जो है आपकी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आपके बड़े नुमाया तौर पे सामने आ रहे थे, तो डेफिनेटली फिर जब आपका एंड कंज्यूमर अपना इम्पोर्टर जब देखता है कि जनाब ये लोग तो सीरियस नहीं है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई सप्लाई के मसले मसाइल होते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो भी अपने आप के अपने जो ऑर्डर्स हैं किसी और मुल्कों में शिफ्ट करने। तो अंजुम साहब इससे फिर ये इससे कैसा इमेज जा रहा है? क्योंकि एक वक्त पे हमने शोर मचाया कि हमारे पास इतना ज्यादा काम आ गया कि बाहर से लोग आएंगे काम करने के लिए, और फिर इस तरह से हुकूमत बैकफुट पे चलेगी कि जो सहूलियात थी वो नहीं दे पाई। तो इससे क्या इमेज आएगा हुकूमत वक्त का? देखिए जी, गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए तो कुछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो लिंक्स है ना इन बिटवीन वो डिस्टर्ब है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, यहाँ मसले मसाइल मौजूद हैं। आपने 2 रोज पहले देखा है पूरा मुल्क जो है एक ब्लैकआउट की सूरत में मतलब है हम लोगों ने फेस किया। और हालांकि प्रॉब्लम बुनियादी प्रॉब्लम जो है ना, हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम है बुनियादी, हम फैसले मेरिट्स पे नहीं करते और बहुत सारी सीटें हमारी जो थी, अब जो देखें अपना NTDC के जो चेयरमैन है वही अगर एक 4 सालों से तैनात ही नहीं है, हालांकि हाईली ये टेक्निकल पोस्ट है और वहां अगर वो वेकेंट होगी तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं असर तो आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज अगर जो टेक्निकल लोग जो जहाँ चाहिए उनको रिप्लेस आप जो है वो बाबू से नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट से नहीं कर सकते,
क्योंकि हर चीज के पीछे एक स्किल है, एक नॉलेज है। और यही वजह बनी कि बजाय के वो गुद्दू पावर प्लांट पे बजाय के सिस्टम आपका ट्रिप करता, बजाय थर्मल ट्रिपिंग होती और वो सिर्फ आइसोलेटेड मैटर ही रहता, पूरा पाकिस्तान उसकी जो है ना उसकी लपेट में आया। बिल्कुल सही बात। फिर सिस्टम सारा एक दफा जब बंद हुआ है, उसको दोबारा चलाते चलाते कई घंटे लग गए। आपने देखा कि 2 दिन लग गए हैं। बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि राइट पर्सन ऑन द राइट सीट होना चाहिए, मेरिट पे बंदों को रखा जाए और टेक्निकल बंदों को रिप्लेस ना करें। ठीक है, ताकि ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं या जिस भी इंडस्ट्री को मिले हैं वो ऑर्डर्स अगर कंप्लीट करने तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अगर सप्लाई में मसला आएगा तो फिर ऑर्डर्स कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू थे। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद खबर है। लाहौर से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरी राइड पर जाने वाले ताहिर ने मोहम्मद अली के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ताहिर को कैसे गिरफ्तार किया गया और कत्ल की वजह क्या बनी, इस बारे में हम बात करेंगे। जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर, क्या कुछ सामने आया? एतराफ़ जुर्म तो हुआ लेकिन बताया क्या गया? ये ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली को 4 जनवरी की रात शालीमार के इलाके से लापता हुआ था, जिसके बाद सुबह 4 बजे इसकी लाश सांदा के इलाके से मिली थी। पुलिस ने ऑनलाइन टैक्सी कंपनी का रिकॉर्ड जब मंगवाया तो आखिरी राइड जो है वो ताहिर नामी शख्स ने इस पे बुक करवाई थी और इसके दोस्त ने मोहसिन ने इसको बुक करवा कर दी थी। मोहसिन की निशानदेही पर पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है और ताहिर ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम ने अभी तक जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक उसने किसी लड़की से मिलने के लिए राइड बुक की थी और लड़की का इंतजार कर रहे थे कि देर हुई, जिस पर ड्राइवर मोहम्मद अली ने उसको कहा कि आप गाड़ी से उतर जाएं, मेरे पास वक्त नहीं है, जिस पर इन दोनों के दरमियान तख्त कलामी हुई और ताहिर ने फायर करके मोहम्मद अली की जान ले ली। अभी तक ये बयान है, पुलिस का कहना है कि मुलजिम के बयान पर शकूक व शुबहात हैं। हतमी वजूहात का तयन करने के लिए अभी इससे तफ्तीश जारी है। यही मुलजिम है और यही कातिल है जिसने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली को कत्ल किया था और इसके दोस्त मोहसिन की निशानदेही पर इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक, जहांगीर आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम तो हमने कर लिया है और मैं तुम्हारा वेलकम बैक करने लगी थी। आप बेसिकली दुनिया भर का चक्कर लगाना चाह रही हैं। दुनिया भर का वेलकम टू दिस सेगमेंट। वेलकम टू दिस सेगमेंट जनाब। खबर शामिल करते हैं बीजिंग से, जहां एक अस्पताल में बिल के तनाज़े पर 6 साल से जनाब जिसने धरना दिया उसका ख़ानदान जो है वो अब घर जाने पर रजामंद हो चुका है। यही नहीं, अस्पताल ने ना सिर्फ अखराजात माफ़ किए हैं बल्कि उल्टा $73,000 उन्हें अदा किए हैं। 2014 की ये बात है। तियान नामी ये ख़ानदान था। एक तियान नामी ख़ानदान के फ़र्द ने डिहाइड्रेशन की शिकायत पर बीजिंग के एक हॉस्पिटल इनको लाया गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि जो सिम्टम्स उनको हैं वो तकरीबन 2 मंथ्स से हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रहे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मरीज़ को दाखिल किया, लेकिन जब घर जाने का वक्त आया तो मरीज़ ने अस्पताल के अखराजात और बिल पर सवाल उठाया। इससे तनाज़ा पैदा हुआ। मरीज़ का ये मौक़िफ़ था कि एक तो दुरुस्त इलाज नहीं किया, ऊपर से बिल बनाया है ज़्यादा और बिल ज़्यादा बनाने के लिए उल्टे सीधे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्रॉम 2014 टू नाउ ये केस फिर चलता रहा। आप धरना भी दिया, अभी जो है ना हॉस्पिटल राजी हुआ कि ठीक है भाई आप एक तो एक घर भी जाएं, दूसरा हम आपको उल्टे पैसे भी देते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं चलेंगी। बिल लेते हैं, के देख लें, हो सकता है चल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की बात करते हैं जनाब। एक बेकरी में एक ऐसा केक तैयार किया गया जिसको बिल्कुल हुबहू तशबीह दी जा रही है सिरिंज से और इस पर लिखा क्या है? बाय बाय कोरोना लिखा हुआ है। बाय बाय कोरोना, हाँ बाय बाय कोरोना लिखा हुआ है। अच्छा जी, बेकिंग पैराडाइज बेकरी अपने अनोखी चीज़ों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है। कोरोना के इब्तिदा में जब टॉयलेट पेपर्स रोल्स की कमी का सामना हो गया था तो बेकरी ने टॉयलेट पेपर की शक्ल का केक भी तैयार किया और आलमी शोहरत हासिल की। अब जबकि दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है और इस आलमी वबा के खात्मे की उम्मीद पैदा हो चुकी है, तो इस मौके पर भी केक का एक नया डिज़ाइन सामने आया है। ये केक सिरिंज की शक्ल में है और जिससे मुराद कोरोना वैक्सीन का टीका है और सिरिंज पर बाय बाय कोरोना लिखा हुआ है और मज़े का भी लग रहा है। तो टीका खाएं, लगाएं नहीं। फिलहाल नहीं, लगवाने का मौका मिला तो जरूर लगवाएं, अभी ज़्यादा कुछ मुल्कों में लग नहीं रहा। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। इसकी बात बार बार की जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, इसको रोकने के चंद ही तरीके हैं। एक मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल या सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। पूरी दुनिया में समाजी फासले पर हम देखते हैं कि अब
आहिस्ता आहिस्ता आगाही है और अमल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। इस अमल को एक फिल्म फेस्टिवल की सूरत में एक नया लेवल पर पहुंचाया गया है। इस सिलसिले में स्वीडन के जजीरे पर एक खुश नसीब को ये मौका मिलेगा कि वो उस जजीरे पर तन्हा रहे और वहाँ 7 दिन रहे और इस दौरान 60 मशहूर फिल्म्स का प्रीमियर देखे। 7 मशहूर फिल्म्स का प्रीमियर। इस दौरान कोई किताब, लैपटॉप, फ़ोन और कोई भी और गैजेट वो साथ लेकर जा नहीं सकता। एंड इंटरेस्टिंगली इसके लिए लाइट हाउस वाले एक छोटे से जजीरे को मुंतखब किया गया और एक खूबसूरत और ड्रामाई जगह भी इसे करार दिया जा सकता है। मुंतखब होने वाला जो खुशनसीब है उसको एक बोट के ज़रिए इस जजीरे तक ले जाया जाएगा। इस पूरे मंसूबे को द आइसोलेटेड सिनेमा का नाम दिया गया है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि 60 मूवीज़ का प्रीमियर। और लेकिन डर नहीं लगेगा क्या इससे? नहीं, व्हाट डज दैट प्रीमियर मीन्स? इसमें ना सितारे आएंगे ना कुछ और होगा। हाँ, लेकिन फिर भी एक खौफ वाली बात है कि आप जजीरे पे अकेले रहें। तौबा भाई, क्यों? हाँ, डर लगता है। कुछ भी नहीं होता, आप जाके देखें। एक और चीज़ से बहुत डर लगता है जब गलत सवाल आता है, ये सवाल आता है तो आप उसका जवाब भूल जाते हैं। विफाक के मेडिकल टेस्ट में फेल तलबा के एहतजाज की हकीकत अब खुल के सामने आने लगी है। कराची में सिंध असम्बली के बाहर धरने में कोई मजदूर निकला तो कोई सोशल वर्कर। सवाल इतने मुश्किल थे कि उम्मीदवार भूल ही गए इसका जवाब क्या था। अहमद रहमान खान ने धरने पर बैठे लोगों से बात की है। जो जवाबात अहमद को मिले हैं हम आपको वो सुनवाते हैं। सिंध के मेडिकल स्टूडेंट्स ने सी के बाहर धरना दिया है। इनका कहना है वफाक के जेरे इंतजाम जो मेडिकल टेस्ट लिया गया वो गैर निसाबी था। आए तो इस धरने की असल हकीकत आपको दिखाते हैं। टेस्ट में क्या सवाल थे? मैंने नहीं दिया था। मैं समाजी वर्कर हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ। टेस्ट में अपेयर नहीं हुए? मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या सवाल थे? कोई याद है सवाल आपको? नहीं सर, वो इतने मुश्किल थे कि याद तो नहीं है मुझे। तो एक सवाल तो बताए ना सर, इतना याद ही नहीं था अभी। हमने मुनक्कद किया है भूख हड़ताल की जो कैंप है 2 दिन की। कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है? देखिए सवालात तो कहाँ से टेस्ट दिया था आपने? भाई हम टेस्ट के लिए नहीं आए, ये सारे हमारे सिंध के जितने भी अपना शागिर्द हैं। नहीं, आपने टेस्ट दिया था? नहीं दिया? नहीं, हमने टेस्ट नहीं दिया भाई। हम एक मजदूर है, हम इनकी हमायत के लिए आए हैं। स्टूडेंट हमारे पास कोई भी नहीं। इसके बेटे अपेयर हुए थे, क्या नाम है उनका? फवाद। ये कहा जा रहा है ना गैर निसाबी सवाल थे। हाँ। एक सवाल तो बताए तो गैर मैंने वो तो नहीं पूछा, लेकिन उसने जब ये कहा, जब एक मेन चीज़ है ना, कोई सवाल एक ऐसा बता सकते हैं जो आपको याद हो कि वो गैर निसाबी था? नहीं, इस तरह से वो मैंने उससे पूछा भी नहीं। जब एक रिजल्ट जब आया है। क्यों आए यहाँ पे? सर ये बिल्कुल नाजायजी के लिए आए हैं। कश्मीर से हम तो आए, बच्चों के साथ नाजायजी हो रहा है सर। ये जो तालीम इदारे बंद हैं, क्या वजह है आमद की? मेडिकल टेस्ट का बताए ना? मेडिकल नहीं आती। आप स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट नहीं है। आप लोग नहीं है? कहाँ से टेस्ट में अपेयर हुए थे आप? पहली बात तो मैं शागिर्द नहीं हूँ। हम उन शागिर्दों के लिए निकले हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपको उन लोगों ने कुछ बताया कि सवालात क्या आए थे ऐसे? वो तो हमारी डिटेल हमारे लोगों के पास पड़ी है। मेडिकल स्टूडेंट्स के नाम पर अगर धरने में शरीक इन लोगों को दाखिले मिल गए तो यकीन करें मुझ समेत शायद आप भी डॉक्टर से इलाज तो नहीं कराएंगे। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो एहतजाज की क्या थी हकीकत, ये उन्होंने हमें बता दिया। अहमद की रिपोर्ट, ज़बरदस्त रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, लाहौर आपको लेकर चलते हैं। लाहौर में मटका दाल चावल शहर में मकबूल हो गया। रेडी लगाने वाला ये नौजवान अनपढ़ नहीं बल्कि MBA किया हुआ है इसने। आयशा अता ने इन पर रिपोर्ट तैयार की। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी इनसे मुलाकात भी कराएंगे। डिग्रियों की कदर ना हुई मगर दाल चावल मशहूर हो गए। 25 साल अरसलान ने आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाकर MBA किया मगर नौकरी ना मिली। बिजनेस का आइडिया दिमाग में आया तो मोटरसाइकिल नुमा रिक्शा पर मुनफरिद मटका दाल चावल मुतारिफ कराए। जितने MBA करने वाले हैं उनको ये कहता हूँ कि किसी भी यूनिक आइडिया के साथ आ जाओ। से कोई भी एक चीज़ जो आपके घर में अच्छी बनती है वो किसी यूनिक तरीके से लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दो तो उसमें बरकत आ जाएगी। ग्राहकों को भी मट्टी के बर्तनों में पेश किए जाने वाले दाल चावल खूब भाए। खुद खाते हैं और घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। जिस तरह का कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं, लो कॉस्ट में, लो बजट में, हर एक को आके यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। अरसलान का एक स्टॉल से शुरू होने वाला ये कारोबार अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका है। कारोबार छोटा ही सही मगर हालात का डटकर मुकाबला करने वाला अरसलान अपने जैसे बाकी नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।
तो जनाब रिपोर्ट आपने देखी, हमने सोचा क्यों ना हम अरसलान से आपको मिलवाते हैं, अरसलान की गुफ्तगू सुनते हैं। अरसलान हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरसलान, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ के पढ़े हुए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से है? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से अपना मास्टर्स और बैचलर्स किया था और इंटर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया था। अच्छा अरसलान, किस ईयर में आपने किया और उसके बाद कितनी बार आपने कोशिश की कि जॉब आपको मिले? कितने ऐसे डेस्क जहां पर आप पहुंचे, आपने सीवीज ड्रॉप की, कांटेक्ट किया, कितना वक्त इस सब में लगा कि उसके बाद आपने सोचा कि नहीं मिल रही जॉब, अब कुछ और करना है, और फिर आपने ये स्टेप लिया? 2016 में असल में अपना मैं मास्टर्स क्लियर किया था। बिजनेस के अंदर मैं इन्वॉल्व तो 2010 से ही हूँ अब्बा जी के साथ। अच्छा। और लेकिन 2016 तक जो है उनके साथ लगा रहा और 2016 के बाद 1 साल और उनके साथ लगा रहा, उनसे सीखा बिज़नेस करना और फिर कुछ जगहों पे अप्लाई भी किया जॉब के लिए, लेकिन कोई खातिर खा कहीं से जॉब मिला नहीं और बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया उसके लिए, जॉब के लिए कि यार जॉब नहीं करनी। और अब्बा जी ने मोटिवेट किया कि बेटा कुछ अपना करो और करोगे तो इंशाल्लाह उसमें बरकत आएगी। वैसे भी हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक ने 10 में से 9 हिस्से तो बिजनेस में रखे और 1 हिस्सा सिर्फ जॉब में रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं कि जिस चीज़ में अल्लाह पाक ने 90% रखा है तो मैं उसमें कुछ करूँ। तो बस वो बिजनेस करना चाहता था, तो काफ़ी सारी ऑप्शंस थी। फूड को चूज़ किया, फूड में से उसको नैरो डाउन करके हम दाल चावल पे आए कि यार दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जो आपका छोटा हो बड़ा हो कोई भी एज का आपका पर्सन है उसका ये ऑलमोस्ट फेवरेट ही होता है और हम इसको कंफर्ट फूड कहते हैं और 98% लोग इसको दिन में एक दफ़ा खा सकते हैं। तो जो ज़्यादा लोगों को अपीलिंग चीज़ है मैं वो लोगों को अच्छे तरीके से खिलाना चाहता था, तो बस वो लेके आ गए और बाकी जो है वो इसको स्टॉल की शक्ल में लेके आए हैं। इसके अपने फ़ायदे हैं क्योंकि हम लाहौरी हैं, हमें जो स्टॉल और जिसको ढाबा कहते हैं उसका मज़ा कुछ और आता है रेस्टोरेंट से। तो मैं वो एक लुक एंड फील जो है वो देना चाह रहा था कि वो उस लुक स्टॉल के लुक के साथ जो है वो हम लोगों को जो है वो फूड खिलाएं। लाहौरी तो दाल चावल भी बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा मुझे अरसलान ही बताएं कि इसकी रेसिपी क्या है? आपने खुद कुछ रेसिपी देखी है इंटरनेट से या अम्मा की बताई हुई रेसिपी पे ये दाल चावल बनते हैं और आप क्या खुद तैयार करते हैं? जी उसमें यह है कि रेसिपी तो हमारी सीक्रेट है और जो स्पेशल चटनी की रेसिपी है वो तो बिल्कुल ही टॉप सीक्रेट है। बाकी यूट्यूब से नहीं देखा, घर में जिस तरह हम बनाती हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हैं, जिन क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हैं, सेम चीज़ रेप्लिकेट कर रहे हैं और सारी चीज़ों को वो जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करती थी। वो मैं एक बात कहता हूँ कि इसकी मिट्टी के बर्तनों की वजह भी शायद यही है कि मेरी अम्मा हमें दोपहर में जब हम स्कूल से आते थे और खाना खाते थे तो ये मिट्टी के बर्तन में हमें खिलाती थी। उनका अपना बिलीव है कि इसमें शिफा होती है और हमें भी मानना चाहिए। तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा मैं इसकी तरफ जो है वो हुआ कि मैं लोगों को भी इस तरीके से प्रेजेंट करूँ और जिस तरह मेरी माँ मुझे खिलाती है उसी तरीके से उसी क्वालिटी की चीज़ें लोगों को खिलाऊँ। तो बनाते हम खुद हैं, मैंने खुद सीखा, मेरे साथ शाजीन है उसने सीखा, हमने सीख के अम्मा जी से और फिर उसको बना के लोगों के सामने ले आए कि भाई ये खा सकते हो आप, और लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। अरसलान, आपके फादर ने आपको मोटिवेट किया, आपकी फैमिली की सपोर्ट हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्या किसी ने डिस्करेज भी किया? क्या कोई ऐसा जुमला आपको सुनने को मिला कि इतना पढ़ लिख कर तुम दाल चावल बेच रहे हो? उन लोगों ने डिस्करेज किया जिनको मेरे विजन का नहीं पता था, जिनको मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो नहीं पता था। जिनको नहीं पता तो उन्होंने काफ़ी डिस्करेज किया, लोग हंसे भी और लोगों का कोई कसूर नहीं है, लोग हंसते हैं और उससे हमें डिस्करेज होना नहीं चाहिए। जब उनको विजन की बात हुई, जिसने मेरे साथ बात करके समझ लिया और विजन की बात हुई, उसके बाद फिर सारे ने वाह भी किया। तो विजन ये है हमारा कि मैं जो हूँ वो दाल मटका को पूरे पाकिस्तान में लेके जाके एक नेशनल ब्रांड बना के 1% ऑफ पाकिस्तानीज को लंच और डिनर कराना चाहता हूँ। सही, ये विजन है जबरदस्त। और अभी लाहौर से स्टार्ट किया हमने, 4 महीने पहले एक स्टॉल से स्टार्ट किया था। अच्छा, आप कितने स्टॉल्स हैं? अभी हम 5 स्टॉल्स पे हैं और जिस तरह हमने कहा 1% जो पाकिस्तानी है उनको खिलाना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ 2 और आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? कितने शहरों में जाना है? कितने और स्टॉल्स आपने लगाने, और क्या इसके लिए आप खुद जाएंगे या कि आप चाहते हैं कि कोई आपसे कांटेक्ट करे कि आप ये चेन ले ले, वो रेसिपी आप शेयर करें और फिर वो भी चटनी वाली रेसिपी भी, दोनों रेसिपीज वो भी दाल चावल
सबको खिलाए? अभी लाहौर के लिए तो मैं खुद से कर रहा हूँ और लोग तो साथ चाहिए होंगे। एक इंसान अगर कोई इंटरनेशनल चेन भी है वो भी अकेले नहीं कर सकते, उनको भी साथ काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं जो उनका साथ दें। तो डेफिनेटली लोग तो चाहिए होंगे इस विजन को पूरा करते हुए। और शहर के हर इस कंट्री के हर बड़े सिटी में और कस्बे में जाएंगे, वहाँ पे अपना किचन बनाएंगे, वहाँ से सारे स्टॉल्स को ऑपरेट करेंगे, रखेंगे हम इनको इंशाल्लाह स्टॉल्स ही, ताकि एक जो वो ढाबे वाली और वो स्टॉल वाली लुक है वो लोगों को मिलती रहे। लाहौर से स्टार्ट किया इंशाल्लाह और 6-7 महीने में लाहौर को कंप्लीट करके फिर इस्लामाबाद, पिंडी और उसके बाद कराची, मुल्तान, फैसलाबाद सारे शहरों में जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। आप कराची आएंगे, हम भी ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताएं कि आपने MBA किया, जिस जगह से आपने MBA किया वो लाहौर में बड़ी मशहूर है MBA और BBA के हवाले से। क्या कहा जाता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को फ़ौरन नौकरी मिल जाती है। तो जब आप जाते थे इंटरव्यू के लिए, क्या सुनने को मिलता था? कहीं ना कहीं तो नौकरी मिली होगी या कुछ कहा गया होगा? देखिए, आप जब अपने 16 इयर्स ऑफ योर लाइफ आप किसी एक चीज़ को पढ़ने में देते हैं और लोग उसकी कदर ही नहीं करते, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने मास्टर्स किया है बिजनेस में तो आप अंडर एम्प्लॉयड होते हो, आप 25-30 हज़ार पे काम कर रहे होते हो मंथली में। तो मेरे ख्याल में वो बड़ी ज़्यादती होती है। मैंने अप्लाई किया शुरू में, लेकिन बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया कि यार ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, और मुझे लगा कि मेरी वैल्यू यहाँ से मुझे नहीं मिलेगी, मैं पर्सनली सेटिस्फाइड ही नहीं होऊंगा। आपको ये लगा कि उसका उतना पे बैक नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताएं अरसलान, जितने आपके क्लास फेलोज थे, स्पेशली जिन्होंने MBA आपके साथ किया, आज वो सब कहाँ हैं? जनरली अगर आप मुझे बता सकें और कंपेयर कर सकें आपकी मेहनत के बाद, आपके इस विजन को देखते हुए जो आप इस वक्त कर रहे हैं, तो आपके साथ वाले क्या वो जॉब्स कर रहे हैं, क्या वो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? 95% लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके। 5% लोग जो कि बहुत लकी थे और उनको अच्छी जॉब भी मिली, और 5% इज नथिंग कंपेयरिंग टू 95, तो वो मैं नहीं गिनता। लकी तो आप बड़ा चंक अपना बिजनेस ही कर रहा है, कुछ ना कुछ अपना ही कर रहा है। सिर्फ 5% लकी कि आप सब लकी हैं, जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है आप डिफरेंट कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दिस कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, और ये आप बड़े खुशी से कर रहे हैं, आपको मोटिवेट किया गया और आप इसको इस तरह से एक्सटेंड करना चाहिए। तो मेजर जी मेरा जो मेजर था वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में था। तो एक एंटरप्रेन्योर यही होता है कि वो नए बिजनेसेस को नए तरीके से एक यूनिक आइडिया से कैसे दे सकता है। तो मैं शायद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अनकॉन्शियसली, और इस चीज़ को जो है वो इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है अरसलान, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐड करना चाहें तो प्लीज डू दैट। मटका इंट्रोड्यूस कराया। ओके जी, एक चीज़ मैं जिसमें ऐड कर देता हूँ कि इसमें हमने मटका इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं एक हदीस का मफहूम है कि अपने लिए जो पसंद करो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। मैं प्लास्टिक को बड़ा नापसंद समझता। वेरी गुड। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जब मैं पूरे बिजनेस की रिसर्च कर रहा था, इसमें मैंने ये स्टडी किया, एक रिसर्च स्टडी की कि जो प्लास्टिक है इसका कंसेक्यूटिव यूज 15-20 इयर्स के लिए गर्म खाना इसमें डालना, प्लास्टिक में से खाना, वो कैंसर बन सकता है। एग्जैक्टली, माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी में जाते हैं। मैं नहीं चाहता था मैं किसी के लिए प्लास्टिक, यानी आप सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे, आप सेहत का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। लेके आए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, ये जानकर मैं और ज़्यादा खुशी हुई। विश यू ऑल द बेस्ट। जो आपका विजन है कि आप पूरे पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, अल्लाह करे वो जल्द आप उसमें कामयाब हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बात कर लेते हैं हम बीमारी से मुताल्लिक। जब हम बात बीमारी से मुताल्लिक करते हैं तो ज़रा सोचिए, आपका अपना बड़ा प्यारा कोई बीमार हो और उसका इलाज मुमकिन ना हो, या कुछ मामला ऐसा हो कि वो बीमार हो, उसको जो दवा चाहिए वो पाकिस्तान में मौजूद ना हो, या ये सोच लीजिए कि वो दवा मौजूद हो और बहुत महंगी हो, फिर क्या किया जाएगा? आज हम एक ऐसी ही बीमारी की बात करेंगे। हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। ये एक हेरिडिटरी यानी मौरूसी बीमारी है। सफ़ेद खुलियों की बीमारी इसे कहा जाता है। जिस तरह खून में हम देखते हैं डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, कहा जाता है एक प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर जो कि खून जमाने में उसका अहम रोल होता है। अगर प्रोटीन ना हो यानी वो क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कट लग जाए, चोट लग जाए, तो खून ज़्यादा बह जाता है, खून जमता नहीं है। ज़्यादा खून बह जाने का मतलब ये है कि मरीज़ की खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर इसका इलाज क्या है, मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान में कितने मरीज़ हैं, और पाकिस्तान में अगर इसकी दवा मौजूद नहीं है, बनती नहीं है, तो फिर हो क्या रहा है, दवा मैनेज किस तरीके से की जा रही है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी
किस तरह इन मरीजों को मुफ्त दवा फराहम कर रही है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर अमराज खून डॉक्टर मुनीरा बुरहानी साहिबा ने। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। और हमारे साथ एक हीमोफीलिया के पेशेंट भी हैं, अयान अतीक, और उनकी वालिदा साथ मौजूद है। आपको भी हम वेलकम कहेंगे। वेलकम सलाम। मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। अयान से मुतालिक प्लीज़ मुझे बताइएगा कि एक तो क्या आपके कितने बच्चे हैं क्या, और अयान को या पैदाइशी तौर पे मालूम हो गया था कि हीमोफीलिया, फिर आप क्या एज है, किस तरह से इलाज इनका हो रहा है, तबीयत कैसी रहती है, कितना मुश्किल होता है इसको मैनेज करना? ये दो बहन भाई, मतलब 2 भाई और 1 बहन है। 3 बच्चे हैं मेरे। तो जो बड़ा बेटा है मेरा माशाल्लाह 12 साल का है। तो उसको था जैसे 9 माह का था, तो उसके जिस्म पे जैसे स्पॉट से बनने शुरू हो गए ब्लू कलर के। तो हम परेशान हो गए। फिर हमने चेक करवाया डॉक्टर को, और उन्होंने फिर हमें बताया कि इनके जो है ना ये वाले आपने टेस्ट करवाने हैं। तो फिर इनके टेस्ट हुए हैं, तो फिर हमें पता चला है कि इनको हीमोफीलिया है। अच्छा। तो उसके लिए ये था कि हमें फिर पहले तो इंजेक्शन नहीं मिलते थे, FFP लगवाते थे, वाइट सेल लगवाते थे। तो उसमें काफ़ी जो है ना मुश्किल होती थी, बच्चों को सारा दिन लेके उधर ही बैठे रहना। और फिर जब ये हुए हैं तो इनको भी यही प्रॉब्लम तकरीबन फिर तो हमें पता चल गया था, क्योंकि बड़े बेटे को था और डॉक्टर्स ने कहा था कि हो सकता है। तो जी ये ट्विंस थे, बेटा बेटी दोनों। तो बेटी आपकी वो माशाल्लाह ठीक है। उसको नहीं है? नहीं, वो कुदरत है, देखें जी। और ट्विंस हैं। अच्छा मुझे बताइए, मौरूसी मरज़ है, तो आप और आपके हस्बैंड या फैमिली में? हम इतने क्लोज मतलब नहीं है, काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं जो मेरे हस्बैंड हैं। वो तो क्लोज तो जैसे ताया चचा हो गए या मामू के बच्चे हो गए। यानी ये आप दोनों में था जिसकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ? नहीं, डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये जो है ना मदर की तरफ से है कि मैं कैरियर हूँ और मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चों में ये मसला है। और जैसे मेरी बेटी अब ठीक है, अल्लाह ना करे कि आगे अल्लाह सेहत दे, अल्लाह इनको भी सेहत। और आप कैरियर थी, इनमें वो फैक्टर डोमिनेंट हो गया। डॉक्टर साहब अब आपसे समझना चाह रहे हैं हम हीमोफीलिया से मुताल्लिक, पाकिस्तान में कोई फिगर्स हैं इसकी हमारे सामने कि पाकिस्तान में कितने हीमोफीलिया के लोग मौजूद हैं, कितने बच्चे हैं? देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, जैसे आपने कहा कि हीमोफीलिया एक मौरूसी मर्ज़ है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन हीमोफीलिया है हमारे यहाँ और दुनिया भर में भी। ओके। और इस वक्त जो इसका जो करंट रेट है 1000, अगर 1 लाख की हम बात करें तो उसमें 21 मेल बर्थ्स जो होती है उसमें हीमोफीलिया का वो है इंसिडेंस है। और उसमें से 7 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम सीवियर कहते हैं, सीवियर डेफिशिएंसी है, यानी प्रोटीन की शदीद कमी है। उसको हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर। पाकिस्तान में चूँकि वो बच्चे ज़्यादा कॉमन हैं जिनके अलामात ज़्यादा होती है, सीवियर डेफिशिएंसी होती है, जिनका फैक्टर 8 या फैक्टर 9 बहुत ज़्यादा कम होता है, वो ज़्यादा पता चलते हैं हमें। तो इस वक्त तकरीबन 25,000 ऐसे हीमोफिलिक्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती, लोगों को अवेयरनेस नहीं है बीमारी के बारे में, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं अपनी बीमारी के बारे में। और जो बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे आप समझ लें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो उनको फिर भी पता है, अवेयरनेस है, तो वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं हीमोफीलिया सोसाइटी में। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हीमोफीलिया वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के अंदर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो मुख्तलिफ बड़े चैप्टर्स बने हुए हैं। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और हम क्वेटा में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बन जाए, ताकि जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं जिनके लिए इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जब खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, तो वो फ़ौरन आके सोसाइटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और उनकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और बर वक्त उनका इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, बर वक्त तशख़ीस हो गई, बर वक्त इलाज भी शुरू हो गया, इस पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल काबू पाया जा सकता है। एग्जाम्पल हम देखें, क्योंकि बिल्कुल अगर आप कराची में देखें कि अब बहुत बेहतर हालात हैं। पूरे सिंध से हमारे पास पेशेंट्स रजिस्टर्ड है इस वक्त 700 के आसपास है, उसमें से 600 तो हीमोफिलिक्स हैं और ज़्यादातर की तादाद उसमें सीवियर टाइप की है, क्योंकि माइल्ड या मॉडरेट जिनके अंदर अलामात कम है तो उनको तो पता ही नहीं होता, वो अपने आप को एक नॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं और आते भी नहीं है हॉस्पिटल्स। जब हॉस्पिटल उस वक्त आते हैं जब उनको ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हो या ब्लीडिंग के अलामात हो,
तो वो हॉस्पिटल्स आते हैं, अदरवाइज तो वो आते ही नहीं है। अच्छा, इसकी अलामात ज़रा बताएं, इसकी अलामात क्या है? शुरू में क्या होता है? लाइक जैसे उन्होंने कहा कि जिस्म पर नीले निशान पड़ना शुरू हो गए। देखिए, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। एक हम सबको चोट लगती है, आम तौर पे ब्लीडिंग होती है, रुक जाती है थोड़ी देर के अंदर, और हम अपने छोटे मोटे मेजर्स ले लेते हैं, बर्फ़ की सिकाई कर ली, दबा दिया उसको, पट्टी बांध ली। लेकिन इन पेशेंट्स में चूँकि वो प्रोटीन्स की या क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है तो उनकी ब्लीडिंग ऐसे रुकती नहीं है, तो इसलिए वो अंदर अगर हो जाए तो नील पड़ जाएगा। बिल्कुल, नील भी पड़ेंगे, दाग धब्बे पड़ेंगे, और कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी नाक से, मुंह से, कानों से, मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इनके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी है, वो बंद ही नहीं होगा, वो होगा ही नहीं तो वो कैसे रुकेगा। इस वजह से कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, और कहीं तो बाज़ दफ़ा तो इतनी जानलेवा ब्लीडिंग होती है कि अगर उसको बर वक्त इलाज ना हो तो वो रुकेगा नहीं, तो उसकी अल्लाह इलाज की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में चूँकि मेडिसिन इसकी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से, और हमारी अपनी प्रोविजनल सिंध की जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर अज़रा से बहुत ज़्यादा हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और डॉक्टर दुर्रे नाज से जो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को भी देख रही हैं, और उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा वादा किया है कि हम गवर्नमेंट के लेवल पे अब इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और हमारे साथ वो मिल के काम कर रहे हैं ताकि हम ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, बर वक्त उनकी डायग्नोस्टिक सारे टेस्ट हो जाएं और उनको ट्रीटमेंट मिल सके। और इसी सिलसिले में अब हम सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के साथ मिल के कि जहां फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तो हो उनको। लेकिन सर ये मैनेज ही होगा? जी हाँ, बिल्कुल मैनेज होगा, मैनेज ही होगा, मैनेज होगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा। ट्रीटमेंट से जाहिर बात है, जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो वो बीमारी के जो सिम्टम्स है वो तो खत्म हो जाएंगे। बस एक बात और बता दें डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है जो भी कपल जब ये प्लान करता है शादी का, मियाँ और बीवी का कोई टेस्ट कराया जाए जिससे ये मालूम हो जाए कि खुदा ना खास्ता बच्चों में ये ट्रांसफ़र तो नहीं होगी बीमारी? ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इनके जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है हमारे पास, और जिस तरह थैलेसीमिया में जेनेटिक टेस्टिंग करके, जिसको हम प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे को बीमारी है या नहीं है। इसी तरह हम हीमोफीलिया या रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी प्रीनेटल डायग्नोसिस करके इसको ये कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे के अंदर बीमारी है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं आपके बड़े बेटे को भी ये है, तो उनका इलाज किस स्टेज पे पहुंचा है, या इनका जो इलाज है वो कहाँ तक पहुंचा है? इनको यही इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तो इंजेक्शन जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और एक तो ये बहुत महंगे हैं, और इस वजह से जो सोसाइटी वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं कि हमें जब भी ज़रूरत हो तो वो लगा देते हैं। अच्छी बात है। अयान, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? ठीक। किस क्लास में हो? 3। अच्छा अयान, इस हीमोफिलिया से मुतालिक पता है आपको क्या महसूस होता है? जब थक जाते हो कभी, ऐसा होता है? जल्दी थक जाते हो? जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं थकते जितनी जल्दी आप थक जाते हो। और अयान ये होता है कभी खेलने जाओ और मामा कहे बेटा आप खेलने इसलिए ना जाओ, खुदा ना खास्ता चोट लग गई तो मसला होगा? जी सारा दिन बस इनके साथ यही कि नहीं इधर नहीं जाओ, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ जाएं तो इनके लिए मुश्किल है। स्कूल खुद मैं छोड़ने जाती हूँ इनको, बैग भी इनकी क्लास तक रख के आती हूँ, छुट्टी टाइम भी कहा हुआ है कि इनका जो बैग है वो नीचे पहुँचा दिया करें। अच्छा अयान, माशाल्लाह इतने मुझे लग रहा है, और बड़े सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं आप, तो जो आपकी तरह के बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे बड़े दबंग अंदाज में? क्या कहोगे उन्हें, जल्दी से बता दो। यही कि डरना नहीं है। हाँ, डरते नहीं है और लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। कि मैं अयान की जुबान बन गई हूँ। क्या बात है अयान, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अयान, आपकी वालिदा साहब थी, डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत महंगी दवा पाकिस्तान में ला रहे हैं, तमाम बच्चों को वो दवाई प्रोवाइड की जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एक और सेगमेंट अभी बाकी है, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, सेगमेंट पर जाने से पहले अदालती कार्रवाई और अदालती सिक्योरिटी से मुतालिक आपको एक बड़ी खबर देते हैं। सेशन कोर्ट लाहौर की सिक्योरिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके सेशन कोर्ट को सानहे से बचा लिया है।
7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जदीद असलहा बरामद हुआ। असलहा किस तरह लाया गया, क्यों लाया गया, पुलिस का क्या कहना है, बहुत सारे सवाल जहनों में हैं। समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से मजीद जानते हैं। जी शाहिद बताइएगा। जी आज जो है ये काफ़ी भारी तादाद में असलहा जो है सेशन कोर्ट के जो गेट है वहाँ से पकड़ा गया है और जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं वो इमरान, रियाज, शहजाद, एहसान, फारूक और बिलाल और सादिक समेत तकरीबन ये 7 मुल्जिमान हैं जिनको पकड़ा है और इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ताल्लुक मनावा से है। एक जो शख्स है, एक मुल्जिम जो है उसका ताल्लुक रावी रोड से है। जो मुल्जिमान से असलहा मिला है उनमें क्लाशनकोव 222, 5 पिस्टल हैं और इसके अलावा 1000 से ज़ायद गोलियां हैं, 15 मैगजीन हैं। इन मुल्जिमान का मकसद क्या था, क्यों ये असलहा लाए, ये जो इस मामले की तफ्तीश के लिए जो सिक्योरिटी एहलकार हैं सेशन कोर्ट जिन्होंने इनको पकड़ा है उन्होंने अब इन्हें थाना इस्लामपुरा मुंतकिल कर दिया है। ठीक है शाहिद, आपका बेहद शुक्रिया। चलिए जी बढ़ते हैं आगे अपने सेगमेंट की जाने जो कि है टोटका। कॉल कर सकते हैं आप हमें, पैनल हमारे साथ मौजूद है। मौसम का मसला हो या जनरल कोई इशू हो जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसका टोटका जानना चाहते हो अपने किचन से, तो डॉक्टर ईसा और डॉक्टर खुरम साथ हमारे मौजूद हैं। इनसे आज हम इसी से मुताल्लिक बात करेंगे। वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ईसा क्योंकि आप बैठ चुके हैं इस मंच पर तो आप बताएं कि कहाँ से हो रहा है। हॉट सीट कह देना। हॉट सीट सबसे पहले ये जब भी आप आते हैं शुएब को कोई ना कोई तोहफा देते हैं। ये क्या है? और सिर्फ कॉलर्स को नहीं मिलता, जो कॉल लेते हैं उनको भी मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा। और फ्री में है। ओके। तरीका बताऊंगा, पहले देख लीजिए। अच्छा। इसको नाम सो दिस इज कोको एंड सैफरन मास्क। कोको एंड सैफरन मास्क हमारी कंपनी की मशहूर प्रोडक्ट है। ओके। और आजकल सर्दियों में वैसे स्क्रीन पे सलवटें पड़ रही हैं, रिंकल्स, स्पॉट्स। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ 1200 रुपए का है। अच्छा। अगर आप घर में यही चीज बनाएं तो 200-400 रुपए तो बच जाएंगे। मुझे लगता है कारोबार से प्यार नहीं यही आते हैं, आगे टोटका बता के चले जाते हैं। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक हिम कि देखें जो भी हम बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको मेरे पास पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़े। आपको क्या चाहिए होगा, 100 ग्राम लेना है आपने जौ का आटा। ठीक, यानी कि ये जो बना के रखा है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है मैं वही डाल रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो हम जौ का आटा ले रहे हैं 100 बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का मास्क है ये, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये। अच्छा जी, फिर इसमें 50 ग्राम आप लेंगे कोको। ओके। कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट का पाउडर। बिल्कुल सही। 50 ग्राम आपने ये लिया, शाम को पीस लें, उसका पाउडर भी डाल दें 50 ग्राम। ठीक हो गया। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? 3। बस इसमें थोड़ी सी जो महंगी चीज़ है वो है ज़ाफ़रान। वो हम डालेंगे इसलिए थोड़ा सा नहीं, हम 2 ग्राम डालते हैं। ओके। 2 ग्राम। हाँ जी, आप उसके जायके के लिए डाल दें, लेकिन ये कि हम सैफरन एसेंस डाल देंगे। तो 2 ग्राम ज़ाफ़रान डालें। इसको पहले फ्राई पैन गरम करके, ठीक है, इसको पाउडर करने का ये है कि फ्राई पैन गरम करके उतार लें। ओके। उस गरम में सिर्फ ज़ाफ़रान रखेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे, पाउडर बन जाएगा। तो आपने 2 ग्राम ज़ाफ़रान डाला। जब हमने ये 4 चीज़ें मिक्स कर ली अच्छी तरीके से, तो फिर क्या बन गया? ये बन गया कोको एंड सैफरन। तो सर मुझे 1200 रुपए दे रहे हैं, घर में 900 रुपए बना रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? इसके बाद आप इसको दूध में मिक्स करें और आप पूरे फेस पे लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स आते हैं, आपकी स्किन टू टोन है, 1 एप्लीकेशन करने के बाद फिर आप हमें बताइएगा। अच्छा, जो एक्नी के निशान रह जाते हैं ये उनके लिए भी है कि जो एक्नी के निशानात रह जाते हैं, ब्लैक हेड्स के जो निशान रह जाते हैं, हाँ, उसके लिए कुछ और है। उसके लिए कुछ और है। अच्छा, मैं इसमें पढ़ रहा था रिच इन बी विटामिन्स, जिंक एंड आयरन। संदल और ऑरेंज। अब ये जो है हमारे यहाँ 400 रुपए का है। अच्छा। सही है। घर में बनाएगा 200 रुपए का है। क्या? मुझे मुफ्त मिला है। अब एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, या स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही है, टू टोन हो रही है, सनटैन हो गया, जो भी हुआ है, तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि हम इसमें ले रहे हैं संदल वुड पाउडर। ओके। ठीक हो गया जी, ये हुआ संदल वुड पाउडर। हम ये लेंगे 10 ग्राम, इसमें ऑरेंज पील डालेंगे 10 ग्राम। ठीक है। अगेन जौ का आटा। ओके। 10 ग्राम। बिल्कुल ठीक। अब तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें दही डालें, इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएं। ओके। लाइट एंड फेस पे स्क्रब करें, हाथों पे करें, पाँव पे करें। ओके। उसके बाद 20 मिनट छोड़ें, उसके बाद धो लें। नो मैटर कि आपकी गर्मी में ऑयली स्किन की और सर्दियों में ड्राई हो गई, इवन ज़्यादातर क्योंकि ड्राई होती है सर्दियों में, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी स्किन टी टोन अभी भी ऑयली होता है, अभी भी होता तो वो जैसे मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसके लिए दही ना, हाँ, ड्राई है तो मिल्क। बिल्कुल सही। चलें, एक कॉलर डॉक्टर ईसा आपके लिए, मरियम फ्रॉम कराची। मरियम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ईसा से सवाल कीजिए प्लीज। जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे घर में ना बहुत ज्यादा खारा पानी आता है, ठीक मेरे है। बाल सारे गिर रहे हैं। ठीक हो गया। पानी बंद कराएं मेरा खाना खारा। कुछ बता दीजिए। खारा पानी बंद कराएं। हाँ, वैसे ये कराची मोस्टली होता है, खारा पानी आता है। हाँ, तो वो कह रही हैं कि बताएं बाल बहुत गिर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वैसे मैंने भी ये चीज़ जो है मुझे भी इस चीज़ का सामना है कि खारे पानी से बाल ड्राई भी हो रहे हैं। यहाँ नहीं है, अगर आप ये हमारा पूरा जो अरबियन बेल्ट है, ओके, कोस्टल बेल्ट लेकर वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी पानी जो है तो नहीं, समंदर से ही कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ भी अक्सर लोगों के बाल नहीं बचते। डॉक्टर ईसा, लेकिन इवन वो जो खारा पानी अगर ट्रीटमेंट के बाद मीठा पानी भी खारा ना, बाल तो गिर रहे हैं, स्पेशली कराची में। आजकल के सीजन में क्या वाकई सीजनल है ये बाल गिरना? बड़ा नॉर्मल है थोड़ा सा, क्योंकि लोगों का पानी का इंटेक कम हो जाता है, ऊपर से फिर हमारा वैसे ही स्लीपिंग डिसऑर्डर तो है ही। तकरीबन हम कौम तो सोते ही नहीं, रात 2 बजे के बाद ही सो रहे होते हैं। 2 बजे के बाद सोते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। पड़ेगा, पानी कम पीने का पड़ेगा। ओके, फिर सच्ची बात ये है कि स्ट्रेस लेवल बहुत लोगों का बढ़ा हुआ है, बिला वजह बढ़ा हुआ है। देखिए ना, मैं हमेशा बात करती हूं, देखिए बाल गिरे क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है कि बाल गिरे हैं? चले एक कॉलर है जी हमारे साथ, सिकंदर फ्रॉम कश्मीर, बता देते हैं। चले, सिकंदर है हमारे साथ कश्मीर से। सिकंदर, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं ईसा साहब से, डॉक्टर ईसा साहब से बात करना चाहता हूँ। प्लीज जी, मैं सुन रहा हूँ आपको भाई। मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर कनकोर से बात कर रहा हूँ सर। जी भाई। जी सर, मेरा ये सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 6-7 साल से सर मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा वजन कम हो रहा है बिल्कुल। ओके, तो कोई... और मैंने पूरी टेस्टिंग करवाई है, हेपाटाइटिस की करवाई है और शुगर की करवाई है, सब टेस्टिंग करवाई। उसके बाद खुश्की, बिल्कुल दिन ब दिन कमजोर, मिट्टी चेहरा, और पूरा कमजोर हो रहा हूँ। अभी मेरा तकरीबन 90 किलो वजन था, अभी मेरा 75 हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मुझे बताएं कि शुगर के लिए HbA1c एक टेस्ट होता है, वो कराया आपने? जो ब्लड से होता है 3 महीने के बाद डॉक्टर करवाता था, वो मैंने शुगर करवाई। अभी मैं तकरीबन अभी कराची आया हूँ, खास करे आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा अभी तो मैं इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, तो अल्लाह करे कॉल लग जाए तो आज कॉल लग जाए। मैं आपको बताऊं, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात क्या है हमारे क्लिनिक में, एक तो हमारे यहाँ फीस कोई डॉक्टर नहीं लेता, मैं भी नहीं लेता। उल्टा आपको चाय भी पिलाएंगे, चने भी खिलाएंगे, जो मुझे जानते हैं सब उनको पता है। तो जब फीस ही नहीं है तो आपको आने में फिर क्या प्रॉब्लम है? चले जी, जबरदस्त हो गया। तो आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, एक और कॉलर है। आप सिकंदर, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपके पास कहाँ मिलूँ? आपके पास यहाँ पर फोन नंबर होंगे, उनसे एड्रेस ले ले। वैसे मैं क्लिफ्टन फोरम मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे बैठता हूँ, किसी भी गेट से पूछ लेंगे, डॉक्टर साहब को बता दें। ठीक है जी। साइमा कराची से, लेकिन अब कॉलर पे नहीं जाते, थोड़ी देर इंतजार कराते हैं। जिनका ये इशू था बालों का, जी जी, ऐसी और भी बच्चियां हमारी बहनें जिनके बाल गिरते हैं, इस मौसम में अच्छा है। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो 80 ml जो है नीम ऑयल ले लें। अगर डैंड्रफ नहीं है तो उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल 40 डालें, यानी कि 2 हिस्सा नीम हो गया, 1 हिस्सा कोकोनट वर्जिन हो गया। अच्छा, अगर आपको डैंड्रफ है तो फिर कोकोनट वर्जिन को हटाकर उसमें आप सरसों का डालें 40 ml, दोनों को मिक्स कर लें। डैंड्रफ भी खत्म, बाल गिरना भी बंद 7 एप्लीकेशन के बाद। जबरदस्त। नीम के तेल में सरसों का तेल डालें। सरसों। खुश्की है तो सरसों, खुश्की नहीं है तो वर्जिन। अब हम बना रहे हैं जो काले दाग बन जाते हैं, जी जी, उंगलियों पे, फिंगर्स बिल्कुल, नकल्स पे, तो उसके लिए हम आसान सा ये कर सकते हैं, 10-20 रुपए में मुल्तानी मिट्टी तो सबके पास होती है, नहीं होती है तो आप हमसे ले सकते हैं। कहाँ है यार? आप उठा लेते हो मेरी चीजें खुरम भाई। कहाँ गई? अच्छा है, बगल में मिट्टी, ढिंडोरा शहर में। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी में हम मिलाएंगे जी एप्पल का सिरका। ओके, ठीक हो गया जी। अब ये बताइए हमने क्या मिलाया? सेब का सिरका और मुल्तानी मिट्टी। और क्या था? और आप बताएंगे ना। तीसरी चीज कोई क्या थी? बस इतना ही था यार। मुल्तानी मिट्टी और सिरका, साथ दुआएं, थोड़ी सी दुआएं। यस। देखो, बनाने वाले का अगर हमेशा बताऊं मैं आपको, कितनी भी बड़ी बीमारी हो या छोटी हो, आप कभी ना बीमारी को बता के देखें कि तुम बहुत छोटी हो, मेरा रब बहुत बड़ा है। बेशक, आधी तो वैसे ही खत्म हो जाए। बेशक बेशक, जबरदस्त। तो हमने जी ये बना लिया। अब आखिरी रेसिपी मैं बालों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों के बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं और फिरजी हो रहे हैं, झाड़ू वाले बाल हो रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या करना है, आपने लेना है एलोवेरा जेल। ओके, एलोवेरा जेल ले लें, जितना बना के रखना है, उसमें डालें कैस्टर ऑयल। ठीक हो गया? इसमें एक चीज जो है वो आपने डालनी है शहद। ठीक है,
एलोवेरा जेल ले लें 100 ग्राम, ठीक है, कैस्टर ऑयल ले लें 50 ग्राम, 25 ग्राम इसमें शहद डालें, ठीक हो गया, 150 एंड देन 25। अब आपने इसको अच्छी तरह मिला के किसी जार में रखना है, बंद करके अच्छी तरह ये मिला के इसको बंद करें। और नहाने से पहले आपने सिर्फ इतना करना है कि ये जेल उठाएं, बालों को यूं लगाएं। अच्छा, ठीक है, थोड़े रूट्स में लगाएं, लेकिन पूरे बालों को हल्का हल्का लगा के कॉम करके मोटा वाला सीधे कर दें, 20-25 मिनट छोड़ दें, ठीक है। फिर जब भी आप नहाएं ये कर लिया करें, जो कर्ली बाल थे वो आपके सीधे होना शुरू हो जाए। क्या बात, क्या जरूरत थी डॉक्टर खुरम की? नहीं, हमने नाखून सीधे करा मैंने देखना है किताब में क्या है, किताब में बड़ी जबरदस्त। हाँ, बस ये देखिए, एक तो जो मौसम चेंज होता है, जो बाल गिरने की बात कर रही है, बहुत बड़ी वजह 3 वजूहत होती है। एक तो आपका सॉल्टेज वाटर तो है ही, सेकंड आपको सोराइसिस जिन लोगों में होता है, पी साइलेंट होता है, लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता आपकी बॉडी में सोराइसिस एक चीज होती है। सोराइसिस एक बीमारी है, आप बैठे। अच्छा, सोराइसिस एक बीमारी होती है, वो आपको फ्लेयर अप करती है। सेकंड एक्जिमा, और थर्ड इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर आपको खारा पानी है तो आप एक बकेट में, एक बाल्टी में नहाने के लिए पानी लें, 2 चमचे मीठा सोडा और टी ट्री ऑयल, ठीक है, चंद ड्रॉप्स मिक्स करें 2 टेबल स्पून में इस तरह से, और जो नीचे का पानी रह जाए ना आपका वो छोड़ दे, और बाकी आप पानी से नहाएं तो आपको डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, जो आपको लगता है ना सॉल्टेज की वजह से डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक बाल्टी में पानी लिया, ठीक है, पूरे बाल्टी में सॉल्टेज पानी है, ठीक है, 2 चमचे मीठा सोडा और 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स किया, और नीचे का इतना पानी आप छोड़ दें, तो आपका पानी बिल्कुल प्योर हो जाएगा। अच्छा, एक कॉलर भी है, ठीक है, सबा ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है सबा आपका? मुझे डॉक्टर ईसा से ये मालूम करना था कि मेरे एक भाई हैं ज़हनी नॉर्मल स्पेशल पर्सन। अच्छा। तो उनको मतलब कुछ भी खाते हैं, हालांकि प्रॉपर तरीके से 3 टाइम डाइट नहीं लेते, वो 2 टाइम खाते हैं, सुबह को लाइट कुछ भी ले लेते हैं नाश्ते में, और शाम सेकंड टाइम खाना खाते हैं। उसके बावजूद बेचारे कुछ भी खाते हैं, उनके पेट में दर्द रहती है, उनको मोशन होने लग जाते हैं, उनके जॉइंट में दर्द होती है, जैसे कि घुटनों में, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, इस तरह से। और दूसरा, मुझे काइंडली इसका बहुत अच्छे से जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं वो। और दूसरा ये मुझे पूछना था कि एक ऐसा होता है कि जैसे नेल्स में ना गड़े से पड़ जाते हैं और नेल्स बढ़ते भी नहीं हैं, और हेयर जो हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर तरीके से। मुझे काइंडली इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। ठीक है। देखिए, आपने जो भाई का बताया, नंबर 1 तो डायग्नोज करना पड़ेगा। सर्टन टाइम क्या होता है, लोग IBS में चले जाते हैं, तो जब तक वो उसका भी टेस्ट नहीं हो पता नहीं चलता। कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं, उनके भी साथ ये होता है, खाया नहीं, लूज मोशन हो गए, तबीयत में चिड़चिड़ापन होता है, खाना देखते हैं, भूख तो लगती है लेकिन थोड़ा ही खाते हैं, पेट भर जाते हैं। तो जब तक उनका टेस्ट नहीं होता तब तक आप ये ज़रूर कर सकती हैं कि आप 1 कप पानी का लें और उसमें आधी चमची सौंफ को इतना पकाएं कि पानी का कलर चेंज हो जाए। फिर उसको छानने के बाद उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसमें वो जो काला नमक आता है वो 1 चुटकी डालकर किसी भी मील से पहले आधा घंटा उसको पिला दें। अच्छा। इसको आप ट्राई करें तो इससे ये हो जाएगा कि उनकी भूख भी बढ़ेगी, बॉडी अगर गैसेस बना रही है वो भी कम होंगे। अगर खुदा न खास्ता मोशंस हो रहे हैं तो इमरजेंसी के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो सिंघाड़े का पाउडर है, आप 100 रुपये का मंगा लें, 1 चमची सुबह शाम खा लें, उसके और फायदे भी बहुत हैं, लेकिन बहरहाल लूज मोशन को रोक देता है। और वो अपना भी पूछ रही थी ना कि डॉक्टर अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। अच्छा, देखिए, ये मैं आपको एक पिक्चर भी फोकस करूंगा। ये देखिए, ये आपका बहुत ज्यादा जो नेल्स होते हैं, ये आपके एकदम से में पिट्स और खड्डे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो सोराइसिस है, ठीक है। सेकंड, आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है नाइसिन, जो क्या होता है गाजर में, जो क्या होता है मूली में, जो क्या होता है पालक में, लोग इसको अवॉइड करते हैं। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप नहा के निकलें तो आप क्या करें जी, आपके घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई अच्छा सा ऑयल, और उसके अंदर आप ऐड करें दूध, ठीक है, वो मिला के आप चॉइस से लगाएं। और कोई एंटी फंगल आपको जरूर मिलेगी पूरे पाकिस्तान में, जैसे कि आइट्राकोनाजोल, मैं टिपिकल नाम बता रहा हूँ, जेनरिक, पूरे पाकिस्तान में मिलेगी, पूरी दुनिया में मिलेगी। आप वंस वीक जिन खवातीन और हजरात को ये है, ये इशू देखिए, ये बहुत ज़्यादा पिट्स कहलाते हैं, PITTS, खड्डे, ठीक है, आपके नेल्स के अंदर होते हैं। और ये बीमारी इतनी शदीद होती है कि अगर आप केयर ना करें तो ये देखिए आपकी क्यूटिकल्स हैं,
ये आपके क्यूटिकल्स हैं। जब ये डैमेज होते हैं तो आपका पूरा हाथ, अक्सर लोग आते हैं सेल्यूलाइटिस में, पूरा हाथ सूज गया, पानी बह रहा है, जख्म हो गए, तो आपका ये, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देती है ना ये क्यूटिकल, तो अगर क्यूटिकल डैमेज है तो आपके इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। अक्सर ये होता है कि नेल्स आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दरमियान में टूट जाते हैं। ये देखिए, वो क्या है, वो कोई वीकनेस है? ये देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए ये ब्रिटल नेल्स होते हैं, ये बड़ा कॉमन इशू। इसके 3-4 वजूहात है। एक तो नेल आर्ट लड़कियां बहुत कराती हैं, ठीक है जी। अच्छा। एक तो बड़ा सबसे कॉमन इशू जो है, आप ऑक्सीजन ही नहीं देते उसको, आपने 24 घंटे उसको, जैसे फर्ज करें जब हम मेकअप करते हैं तो पूरा आपकी पोर्स क्लॉग हो जाते हैं लड़कियों के। अगर वो सारा दिन नेल आर्ट रखती है तो उससे क्या होता है कि आपकी ये देखिए नेल बिल्कुल सांस नहीं ले पाते, इसलिए हो जाता है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ नेल पे रुक जाएगा, ये आपकी बोन्स जो होती हैं जो हैंड की, ठीक है, जो आपका पूरी एक्टिविटी, लोग अक्सर आते हैं जी मुझे गठिया हो गया है जी, मुझे आर्थराइटिस है, उनको पता नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन ये शुरू हुआ है, वो ट्रैवल कर चुके हैं बिल्कुल। और आपके हाथ मतलब सुबह को खड़ी होगी, वो कंगा उठाना उनके लिए प्रॉब्लम हो और कोई हल्की सी भी चीज लग जाए इतनी शदीद दर्द होती है, उनके दिमाग तक पेन जाता है। ये बड़ा कॉमन। ठीक है, एक कॉलर फरजाना कराची से डॉक्टर खुरम से उन्होंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। प्लीज फरजाना सवाल कीजिए डॉक्टर खुरम से। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे ना आपसे बात करनी। जी बोलिए। जी मिस फरजाना। और मेरे नाखून बढ़ते नहीं है। बढ़ते नहीं है? बढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी 5 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहर खा के सो जाओ। बिल्कुल, आपकी ग़िज़ा में मादनियात मतलब विटामिन जो है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाइसिन, ठीक है, मैंने अभी जिक्र किया आपका। तो आप कच्ची सब्जियां, सैलेड वगैरह इस्तेमाल करती हैं, सलाद वगैरह? अच्छा, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई। लाइन ड्रॉप हो रही है भाई। देखिए भाई, आप महक आप ही भेजती है ना, तो आप जरूर भाई किसी उनको हमारी तरफ से रजिस्टर करा रहे, महक आप ही भेजती है, ठीक है, ये जरूर भेजेंगे। ये देखिए, ये हुरमा है। भेजती का है, बेचती नहीं का टेंशन नहीं ले, भेजती है ना। अच्छा, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए नाखून के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाखून, स्किन और बाल, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। सही है। थोड़ा कहीं सख्त है, ठीक है, थोड़ा कहीं पतली है एक ही चीज। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप गूगल करेंगे तो बायोटिन तो आप देखते हैं, उससे इंपॉर्टेंट है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट। अच्छा। हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जैसे घोड़े की पोनी होती है ना, उस तरह ये आपके नाखूनों को, जैसे वो कहते हैं ना कि वो जैसे बंगाल वगैरह में जो पानी खड़ा होता है तो उससे बड़ी बांस खड़ी होती है, अगर आप ये खाएंगे तो आपके नाखून, आपकी आईब्रोज, आपकी आईलैशेस, इनकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। इतने ना बढ़ जाए क्या? नहीं, तो आप कटिंग जल्दी गिनीज में नाम लिखवाना पड़ जाए। वो वाला नहीं होगा। हॉस्टल बता दें, लोग घोड़े की पूंछ समझ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही उर्दू में समझाएं। हाँ, उर्दू में समझाएंगे। घोड़े की पूंछ का एक्सट्रैक्ट? नहीं, घोड़े की पूंछ की तरह हो जाएगा। आपने कहा हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट? हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट है कि कहां से आता है ये? पूंछ की तरह कर देगा। ये आता है जड़ी बूटियों से। बताया ना, जड़ी बूटी से आता है। जड़ी बूटी की शक्ल, लोग अपने घर के घोड़े के दुम काट के निकाल रहे हो तेल। ये देखिए, जड़ी बूटी की शक्ल भी देख ले। ये होती है पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा, ठीक है। और जितना आप सख्त लाइफ गुजारते हैं ना पत्थरों में, तो उतनी अच्छी आपकी मतलब। अच्छा खुरम, ये क्या है? देखिए, ये देखिए, ये बॉटल है। ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ये महक, ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक खवातीन को बिल्कुल आइडिया नहीं होता, मर्दों के लिए भी है। एक तो हार्मोन आपके इंड्यूस किए जाते हैं, मतलब आपके अंदर डाले जाते हैं। एक होता है जो आपके अंदर हार्मोन्स है ना, वो बैलेंस हो, रेगुलेट। अच्छा, लड़कियों में अक्सर ये होता है कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस जरा ज्यादा लेती है, तो उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके तमाम सिस्टम्स में अप एंड डाउन होता है। और इसकी वजह से एक तो उनके हल्के बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, बाल बहुत गिरते हैं। तो आप क्या करें जी, ट्वाइस अ डे अगर आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है, विद GLA कहलाता है, दूध के साथ लें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी एक फायदा ये है कि देखिए, इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है, आप लेके अगर आप नेल्स में लगाएंगे ना, ये देखिए इसका जो एक्सट्रैक्ट है, तो आपके नेल्स जो आपके बिल्कुल ड्राई हो रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, ये आपको पूरा ल्यूब्रिकेट करेगा। आप अगर सिर्फ रात में सिर्फ आई सर्कल्स पे और नेल्स पे ये लगा के सो जाएं, एक कैप्सूल, तो आपके नाखून जो आपको बहुत बदनुमा लग रहे होते हैं, बहुत खराब, बड़े शाइनी नेल्स हो जाएंगे और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ तेज होगी। और सेकंड चीज ये कि इस पे आप कुछ भी साबुन पानी का काम करें तो वो ड्राइनेस जो आती है वो नहीं आएगी। अच्छा, ये भी है ना कि आप अगर रात को सोते हुए ग्लिसरीन अपने नेल्स पे उसकी मसाज कर लें तो वो बेहतरीन है। बड़ा सस्ता और खस्ता टोटका मैंने भी बता दिया। डॉक्टर खुरम साहब थे, डॉक्टर ईसा साहब थे, आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब जी, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
इन टोटकों का फीडबैक जरूर दीजिएगा, शो का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।